हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कक्षा। और हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था आपके टर्म 2 बायोलॉजी के लिए क्लास 12 के, उसका आज लास्ट चैप्टर करने वाले हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यस, रिमेनिंग 5 चैप्टर हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होके कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट चैप्टर होगा हमारे इकोलॉजी के यूनिट का भी, जो आपके सिलेबस में है, और हमारे क्लास 12 टर्म 2 के सिलेबस का भी। और ये आखिरी चैप्टर, नाम ही बताता है कि क्या नाम है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नाम से पता चल रहा है कि हम यहां पे कंजर्व कर रहे होंगे, प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कुछ, और वो क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन हमें कंजर्व करने से पहले ये सीखना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली में है क्या। और जब हमने ये सोचना शुरू किया तो हमें समझ में आता है कि इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर प्रेजेंट सभी लिविंग स्पीसीज की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। एंड बायो का मतलब क्या हुआ, बायोटिक स्पीसीज, वो स्पीसीज जहां पे लाइफ प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। मतलब अगर मैं एक ब्रॉड एक्सटेंट पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचूं तो बायोडाइवर्सिटी इस अर्थ पे प्रेजेंट सभी लिविंग स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई माइक्रोब्स है, चाहे कोई पैथोजन है, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन सब की डाइवर्सिटी जो अर्थ पे प्रेजेंट है कलेक्टिवली कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। और हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कौन से ऐसे रीजंस हैं जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम सर सभी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने में क्यों लगे हुए हैं। बिकॉज बच्चों, ये बायोडाइवर्सिटी जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है ये आज की नहीं है, ये ऐसी कोई आज कल और परसों की बात नहीं है कि ये डेवलप हो गई। नहीं, इस बायोडाइवर्सिटी को इस अर्थ पे आने के लिए, बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशनरी प्रोसेस लगा है। और मिलियन ईयर्स के इवोल्यूशन के बाद इस अर्थ पे ये डाइवर्सिटी आई है। आपकी एनसीईआरटी शुरू करती है बात कि जब भी एक एलियन कभी अर्थ पे आएगा और अर्थ की तरफ देखेगा और अर्थ के ऊपर प्रेजेंट स्पीसीज से उसका इंटरेक्शन होगा तो वो चौंक जाएगा। आप एलियन की बात छोड़ दो, अगर आप अपने इस अर्थ पे प्रेजेंट सभी स्पीसीज को देख लो आप खुद चौंक जाओगे। इतनी एनॉर्मस, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे, प्लांट्स की, एनिमल्स की एंड डिफरेंट स्पीसीज की, बहुत ह्यूज डाइवर्सिटी है। और हम इस डाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि इस डाइवर्सिटी से हमें बेनिफिट हो रहा है। यस बच्चे, हम बात करें इंसेक्ट की, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग नहीं होगी तो हम खाना कहां से खाएंगे। यस और नो, हमें फ्रूट्स कहां से मिलेंगे, हमें वेजिटेबल्स कहां से मिलेंगे। तो हम इस वजह से, आप प्रोटेक्ट करने को जा रहे हो किसको, इंसेक्ट को। लेकिन आप सोचो कि आपने इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, सभी इंसेक्ट को बचाने लगे तो इंसेक्ट का नंबर भी बढ़ जाएगा। यानी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक स्पीसीज का नंबर बिल्कुल बढ़ा देंगे और दूसरे को बिल्कुल कम कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने सभी इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया तो ये इंसेक्ट आपके प्लांट के ऊपर फीड करके आपके क्रॉपलैंड की यील्ड को घटा भी सकते हैं। यानी आपको प्रोटेक्ट भी करना है और आपको इस अर्थ के सिस्टम को मेंटेन भी करना है। यस और नो, करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें इन बायोडाइवर्सिटी की हेल्प से हो रही है। चाहे आप बात करिए मेडिसिन की प्राप्ति, कितने सारे मेडिसिन हम प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज से निकाल रहे हैं। आप बात करिए स्पाइसेस, जो मसाले हम ले रहे हैं। आप बात करिए प्लांट से मिलने वाले रेजिन्स की, पिगमेंट्स की, परफ्यूम्स की, कितने तरीके से बेनिफिशियल हैं ये प्लांट्स हमारे लिए। आप बात करिए माइक्रोब्स से बनने वाले प्रोडक्ट की, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ये माइक्रोब्स आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो आप हाउस होल्ड से लेके इंडस्ट्रियल स्केल तक यूज कर रहे हो। यस, तो यानी जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये बायोडाइवर्सिटी बहुत लंबे टाइम के इवोल्यूशन का रिजल्ट है, इसलिए हमें ये बायोडाइवर्सिटी बचानी चाहिए। और हम क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, रीजन एक ही है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन।
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं और जंगलों को काट के अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं। आप सोचिए, इस दुनिया की सबसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी में से एक अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसने हमें पता नहीं कितने तरीके के बायो रिसोर्सेज दिए हैं, जो इस पूरे प्लेनेट अर्थ का लंग बोला जाता है, जिसने सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डाला है, जो ऑक्सीजन लेके ये लिविंग स्पीसीज हम और आप सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा हैं। आप ऐसे जंगलों को काटते जाएंगे तो ये जो नेचर के साथ इंबैलेंस होगा, इसे कैसे मेंटेन करें? तो हमें ये रियलाइज हुआ कि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ आप इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, जिसके वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेजी से कम हो रहे हैं और हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज हमें इनसे बहुत सारी बेनिफिशियरी सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। और जब हमने इनके प्रोटेक्शन की बात सोची तो साइंटिस्ट लोगों ने और दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस बात को समझा, जाना कि हां, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए 1992 में सबसे पहले किया गया एक अर्थ समिट, जिस अर्थ समिट में लोगों ने ये ओथ ली, ये प्रतिज्ञा की कि अब वो बायो रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे। 2002 के वर्ल्ड समिट में 190 देशों ने मिलकर इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर ली। और यहां से एक छोटा सा एग्जांपल और है, आपके एनसीईआरटी में दिया है कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है, ये बायोस्फीयर एक प्लेन है और बायोडाइवर्सिटी उस प्लेन के अंदर जो आपने स्क्रूज यूज किए हैं, वो स्क्रूज हैं। अगर आप उस प्लेन से एक एक स्क्रू निकालते जाएंगे, जो भी पैसेंजर आए वो अपने साथ उस प्लेन से एक स्क्रू निकाल के लेके जा रहा है, तो धीरे धीरे स्क्रू का नंबर कम होता जाएगा और वो प्लेन यानी हमारी ये पूरा बायोस्फीयर वीक होता चला जाएगा। और कभी ऐसा समय आएगा कि एक स्पीसीज गया और पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा। यस, कभी ऐसा समय आएगा एक स्पीसीज यहां से गायब हुई और हमारे इकोलॉजी के अंदर जो इकोलॉजिकल चेन है, ये चेन डिस्टर्ब हुई और हमारी पूरी इकोसिस्टम के अंदर खलबली मच जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। इसलिए जरूरी है हमें इन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। ये बायोडाइवर्सिटी हमें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज देके हमारी हेल्प तो कर रहे हैं, साथ ही साथ इस पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें वो ऐसी दे रहे हैं हमें, जिनकी कीमत अगर हम देने चले जाएं तो हम कभी भी चुका नहीं सकते अपने नेचर को। जो नेचर हमें रिसोर्सेज दे रही है, उसके बदले उसे पैसे नहीं दे सकते, और अगर देने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पूरी दुनिया की जो कमाई है, जो ग्रॉस इनकम है, वो भी कम पड़ जाएगी नेचर के सर्विसेज के सामने। इसलिए हमने ये डिसाइड किया, बहुत सारे देशों ने ये डिसाइड किया कि अब वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रोटेक्शन की बात आते ही समझ में आया कि यार हम सबको नहीं बचा सकते और हम हर जगह पे जाके प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो लोगों ने देखा कि कौन सा स्पीसीज कैसे बचाया जा सकता है। कुछ स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही, वो जहां रहते हैं नेचुरली, वही प्रोटेक्ट किया गया, जिसे बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। कुछ स्पीसीज को हमने वहां उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं छोड़ा, बिकॉज हमें यह डर था कि मे बी खाने की कमी की वजह से इनकी डेथ हो जाए, हो सकता है कि कोई इनके हंटिंग हो जाए, इनका शिकार कर लिया जाए, कोई इनको मार दे। इस चक्कर में हमने कुछ स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक मैन मेड हैबिटेट में रखा और वहां प्रोटेक्ट किया, जिसे हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। यानी कंजर्वेशन के लिए हमने बहुत सारे तरीके अपनाए और कंजर्वेशन की कहानी कोई नई नहीं है। आपने सुना होगा बिश्नोई समाज के लोग, जिनके यहां जब जंगल में पेड़ काटने लोग गए, लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया, खुद कट गए, पेड़ नहीं कटने दिए। ये बायो रिसोर्सेस, क्योंकि हमारे बहुत सारे इथिकल इश्यूज भी जुड़े हैं इन बायो रिसोर्सेस से, कि ये हमारे सेक्रेड ग्रुप्स है, यहाँ हम पूजा पाठ करते हैं, यहाँ हमारे देवी देवता रहते हैं, हम इस जगह पे आपको
कोई भी बायो रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, ना तो हम आपको इनके नदियों के आसपास मिल फैक्ट्री लगाने देंगे, ना इन जंगलों को काटने देंगे। और ऐसे सेक्रेड ग्रुप्स के हेल्प से बायो रिसोर्सेज को बचाना शुरू करना बहुत पहले की बात है, और अभी तो ये बहुत जरूरी हो गया है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि हमने ये बायो रिसोर्स जो हमारे इस अर्थ पे है, ये बायोडाइवर्सिटी मिलियन ईयर में बनी है, लेकिन जिस रेट से हम इस बायोडाइवर्सिटी को गंवा रहे हैं, जिस रेट से हम इस बायोडाइवर्सिटी को खो रहे हैं, विद इन 200 ईयर, यस बच्चे, 200 सालों से कम समय में ही ये बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे प्रोटेक्ट करना, इसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यस, इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी के इतनी डाइवर्सिटी बनी कैसे, कैसे एक आंट की 20,000 स्पीसीज हो सकती है, कैसे एक राइस की, एक वीट की हजारों स्पीसीज डेवलप हो सकती है। और हम यहां पे सीखेंगे कि ये डाइवर्सिटी क्रिएट हुई जेनेटिक डाइवर्सिटी से, स्पीसीज डाइवर्सिटी से, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, और इन डाइवर्सिटीज के बाद भी हम इनसे बेनिफिट ले रहे हैं, इनको रिसोर्सेज की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम इसे प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, कहां पे इस अर्थ के किस रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कौन सा रीजन ऐसा है जो बायोडाइवर्सिटी वाइज पुअर है, क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या रीजन है इन बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस के, इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। यहां पे जैसे ही मैं ये वर्ड बोल रहा हूं बायोडाइवर्सिटी, आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं इस पूरे बायोस्फीयर पे, इस पूरे अर्थ पे प्रेजेंट सभी लिविंग स्पीसीज की डाइवर्सिटी की। यस, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है जो मैं पहले ही बता दूं बिफोर कि ये चैप्टर स्टार्ट करूं। जब मैं बोल रहा हूं लिविंग डाइवर्सिटी, तो इस चैप्टर में वैसे जनरली हमने स्पीसीज, हमने हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ा जहां पे हमने हेल्थ में बोला कि भाई लिविंग स्पीसीज या पैथोजन, तो जहां पे भी लिविंग बोल रहे हैं हम इस अर्थ पे प्रेजेंट सभी लिविंग को ले रहे हैं, सभी लिविंग स्पीसीज को ले रहे हैं। यस और नो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, वो एल्गी हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, सब। लेकिन इस चैप्टर में एक समस्या आती है हमें, जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो हम यहाँ पे पहला यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कितनी लिविंग स्पीसीज है अर्थ पे टोटल। तो यहां पे जब हम बायोडाइवर्सिटी बोल रहे होंगे तो इस बायोडाइवर्सिटी में आपके प्रोकैरियोट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। रीजन क्या है वो चैप्टर चलते हुए मैं बता दूंगा, बीच में मैंने उसकी स्लाइड बना रखी है बिकॉज आपके एनसीईआरटी में वो पॉइंट दिया हुआ है। तो मैंने बायोडाइवर्सिटी में पहले ही बता दिया कि जब आप इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो इस बायोडाइवर्सिटी में प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड नहीं है, राइट? प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। रीजन बताऊंगा। जब बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो सभी लिविंग स्पीसीज एक्सक्लूडेड प्रोकैरियोट्स। क्लियर हो गया? दूसरा, हम देखेंगे कि इस अर्थ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। क्या पैटर्न फॉलो करती है बायोडाइवर्सिटी, तीसरा पॉइंट ये डिस्कशन का है हमारा जो एनसीईआरटी में गिवन है, कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है और कैसे हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही 5 फैक्ट्स आपको इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए सफिशिएंट हैं जो आपके बोर्ड या नीट लेवल पे आने वाले हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर क्या बोल रहा है, ये पहले स्लाइड में एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ पे बोल रहा है कि जब भी कोई एलियन अपने प्लेनेट से आपके अर्थ को देखेगा तो उसको जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात नजर आएगी वो ये लगने वाली है कि यार अर्थ पे कितने टाइप के लिविंग स्पीसीज हैं, कितने टाइप की लिविंग डाइवर्सिटी है। मैंने आपको पहले ही बताया है इंट्रो वाले पार्ट में कि बायोडाइवर्सिटी मींस व्हाट, लिविंग डाइवर्सिटी, प्लांट, एनिमल, फंगस, आपके एल्गीज, ब्रायो, टेरिडो, ये सब आ रहे हैं। लेकिन आपको अभी क्लियर कर दिया है मैंने कि यार यहां पे प्रोकैरियोट को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो बोल रही है एनसीईआरटी कि जब भी कोई एलियन आपके ग्रह को देखेगा, आपके अर्थ को देखेगा, तो उसको जो सबसे चौंकने वाली बात लगने वाली है वो ये है कि यार अर्थ पे कितनी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, कितनी घनिष्ठ स्पीसीज डाइवर्सिटी है, कितने वैरायटी ऑफ स्पीसीज पाए जा रहे हैं। ये तो बात करें एलियन की, मैं बोल रहा हूं छोड़ दो। अगर आप डिस्कवरी देखते हो
तो डिस्कवरी में आप खुद ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज देख के चौंक जाते हो कि यार अर्थ पे ऐसी स्पीसीज भी प्रेजेंट है। यस, बिकॉज हमें खुद इस अर्थ पे प्रेजेंट सभी स्पीसीज का आइडिया नहीं है। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी की जुबानी क्या बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि इफ एन एलियन फ्रॉम द डिस्टेंट गैलेक्सी वेयर इज विजिट टू प्लेनेट अर्थ, विजिट आवर प्लेनेट अर्थ, अगर कोई एलियन है जो दूर के किसी गैलेक्सी में कहीं से किसी दूसरे प्लेनेट से हमारे अर्थ को देख रहा है तो उसे क्या दिखेगा? द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम द मोस्ट प्रोबेबली द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ दैट वुड वी एनकाउंटर। तो जो पहली चीज उसको चौंकाएगी, उसको आश्चर्यचकित करेगी, वो क्या है? हमारे अर्थ पे प्रेजेंट लिविंग डाइवर्सिटी जो वो फेस करने वाला है। इवन फॉर ह्यूमंस, यहां तक कि हमारे लिए भी, एलियन की बात तो छोड़ दो, हमारे लिए भी द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ विच दे शेयर दिस प्लेनेट नेवर सीजेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस। हमें भी ये जो लिविंग डाइवर्सिटी अर्थ पे है ये हमें भी आश्चर्यचकित कर देती है, हमें भी चौंका देती है। यस और नो बच्चे? फिर बोल रहे हैं कि कुछ डेटा दे रखे हैं, एनसीईआरटी में कुछ डेटा दे रखे हैं, और मैं बार बार बोलता हूं एनसीईआरटी का डेटा अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी का डेटा डायरेक्ट लाइन, ये पूरा चैप्टर ऐसा ही है। आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटास देखने हैं और वो डेटा आपको याद भी करने पड़ेंगे, बिकॉज वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं और ये डेटा आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहे हैं यहां पे? अगर आप स्पीसीज डाइवर्सिटी देख रहे हैं तो देखिए कितनी डाइवर्सिटी है। चींटियां 20,000 से ज्यादा प्रजाति है चींटियों की, 30,000 से ज्यादा प्रजाति है आपके बीटल्स की, 28,000 से स्पीसीज है फिशेस की, और नियरली 20,000 स्पीसीज ऑर्किड्स की हैं। तो ये डेटा है जो एनसीईआरटी में गिवन है। मैंने इसको भी यहां पे प्लॉट कर दिया है पीपीटी में, सो दैट आप एक बार आपके नजरों के सामने से ये गुजर जाए और आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। क्या बोल रहे हैं कि अब ये सवाल उठता है कि क्या रीजन है, व्हाई ऑन अर्थ जितने भी इकोलॉजिस्ट है, जितने भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट है, इवोल्यूशन वाले, वो सब ये चीज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की क्या चीज है जिसने अर्थ के ऊपर इतनी ज्यादा हैवी डाइवर्सिटी बना रखा है, और यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछ के वो आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई आर देयर आर सो मेनी स्पीसीज, यहां पे अर्थ पे इतने ज्यादा स्पीसीज क्यों है। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोलॉजी के अंदर, और हमने पढ़ा है कि अगर इकोलॉजिकल लेवल पे आप देखें, आप ऑर्गेनिज्म से मिला के पॉपुलेशन बना रहे थे, पॉपुलेशन से कई पॉपुलेशन मिला के आप कम्युनिटी फ्रेम कर रहे थे, और बहुत सारी कम्युनिटी के मिक्सिंग से आप बना रहे थे एक बायोम। तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे बायोम्स प्रेजेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जिसके वजह से उन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहने वाले स्पीसीज भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अडॉप्टेशन कर चुके हैं और वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। ये रीजन है कि एक ही स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दिखाती है और बायोडाइवर्सिटी कॉज करती है। तो क्या रीजन है? पहला, इस अर्थ पे इतने सारे स्पीसीज क्यों हैं, एक ही स्पीसीज की बहुत सारी वैरायटियां क्यों हैं? क्योंकि इस अर्थ पे, पूरे अर्थ पे अगर आप देखें तो एनवायरमेंटल कंडीशन भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट है। तो उन डिफरेंट एनवायरमेंट में रहने के लिए स्पीसीज को भी डिफरेंटली इवॉल्व होना पड़ा है, डिफरेंट अडॉप्टेशन दिखाना पड़ा है। इस वजह से इस अर्थ पे इतनी ज्यादा हैवी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहे हैं कि क्या ये पूरे थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री, जब से अर्थ बनी है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी ऐसी ही थी? अरे नहीं थी। आपने टर्म 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं पढ़ा जो है इवोल्यूशन। अगर आपको इवोल्यूशन का आइडिया है तो मेरे बच्चे, इस अर्थ के बनने के बाद, अर्थ के बनने से लेके आज तक की जो डाइवर्सिटी दिख रही है, इस डाइवर्सिटी के बनने में बीच में ऐसे बहुत सी स्पीसीज हैं जो पैदा हुई, जो इवॉल्व हुई और खत्म हो गई, क्योंकि वो अपने आप को यहां पे चेंज होते हुए एनवायरमेंट के साथ एक्लिमेटाइज नहीं कर पाए, अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो यहां से खत्म हो गई। यानी इस सवाल का
आंसर है नो। ऐसा नहीं है कि जब से अर्थ बने हैं, अर्थ के बनने के बाद डाइवर्सिटी ऐसी ही रही है, नहीं। इस अर्थ पे एनवायरमेंटल कंडीशन टाइम टाइम में बदलता रहा है और उसके हिसाब से ही स्पीसीज भी यहां पे वैरी करती रही हैं। जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, जो एक्लिमेटाइज कर गई, वो सरवाइव कर रही हैं। जो नहीं कर पाई वो समय के साथ खत्म हो गई। आपने सुन रखा है डायनासोर्स के बारे में कि एक टाइम था, एक पीरियड था, जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, हमने सुना है ये वर्ड, कि उस टाइम पे सिर्फ डायनासोर का राज हुआ करता था। लेकिन आज वो डायनासोर कहां है? कहां है वो डायनासोर? आज पड़े हुए हैं कहीं पे, कुछ जगहों पे, जहां पे आप, जिनको आप क्या बोलते हो, जिनको आप क्या बोलते हो, जहां पे आप जाते हो देखने डायनासोर्स वगैरह। चिड़ियाघर में नहीं होते हैं, चिड़ियाघर में नहीं होते हैं डायनासोर्स। कहां है डायनासोर्स? उनके डायनासोर खत्म हो चुके हैं, उनके जीवाश्म रखे हुए हैं, उनके बोन्स का कलेक्शन, जब भी उनके जो अवशेष मिले हैं वो रखे हुए हैं, जो आप म्यूजियम्स वगैरह में जाके देख पाते हो, राइट। तो बहुत से स्पीसीज है जो आए और चले गए, ये हमेशा सेम नहीं रहा है। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन केम आउट? कैसे इतना डाइवर्सिफिकेशन हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि अर्थ पे हमेशा एनवायरमेंट वेरिएबल रहा है, यहाँ पे एनवायरमेंट चेंजिंग रहा, तो इस चेंजिंग एनवायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा बन गई। इवन अभी भी एक पूरे अर्थ की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स के अकॉर्डिंग ही वहां पे फ्लोरा और फाउना का ग्रोथ होता है, राइट बच्चे। हाउ एंड व्हाई द डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू बायोस्फीयर? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस अर्थ के लिए, बायोस्फीयर के लिए ये डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बच्चों, इस धरती पे प्रेजेंट सभी स्पीसीज अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो आपके लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हमें सभी स्पीसीज को बचाना है ना। साइंटिफिक अप्रोच तो ये बोलती है। नॉर्मली अगर हम सोचे, थोड़ा फिलोसॉफिकल सोचे, तो यार सभी का जीवन है, जैसे हम लिविंग हैं वैसे सभी लिविंग हैं, तो सबकी जीवन की महत्ता, जो महत्ता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो सेम है। सारे स्पीसीज इस धरती पे होने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा एक स्पीसीज इकोलॉजिकली हमें कहां से क्या बेनिफिट दे रहा है। इसलिए सभी स्पीसीज का होना इंपॉर्टेंट है। हाउ वुड यू फंक्शन एनी डिफरेंट? डाइवर्सिटी वाज मच लेस। यस, अगर ऐसा हो कि ये बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो तो हमारे अर्थ के ऊपर जो इकोसिस्टम्स बने हैं, ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी घट जाएगी। हमारे अर्थ पे जिस जगह पे भी इकोसिस्टम या बायोम के अंदर स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है। और जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम होती है, वहां पे कम नंबर ऑफ स्पीसीज वाले बायोडाइवर्सिटी की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर कम हो जाएगी तो क्या ये डिफरेंट फंक्शन शो करेगा? यस, यहां पे फंक्शनिंग या स्टेबिलिटी उस बायोस्फीयर की, उस बायोम की घट जानी है। यस और नो? हाउ डू यू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? ह्यूमन को कैसे बेनिफिट हो रहा है? ह्यूमन को बहुत डिफरेंट तरीके से बेनिफिट हो रहा है। ह्यूमन यहां से क्या ले रहा है? बहुत से प्लांट्स है जिनसे वो मेडिसिन ले रहा है, परफ्यूम्स ले रहा है, खाने के लिए ऑयल ले रहा है, वेजिटेबल ले रहा है, फ्रूट्स ले रहा है। यस और नो? बहुत से ऐसे स्पीसीज है जो दही बनाने में मदद कर रहे हैं। याद करो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो चैप्टर के अंदर भी हमने डिस्कस किया है। यानी बायोडाइवर्सिटी इस अर्थ पे ह्यूमन के लिए बहुत 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 ज्यादा कई तरीकों से बेनिफिशियल है। तो ये हो गया हमारे इन सभी क्वेश्चंस का आंसर। और अब बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है यार। इस अर्थ पे प्रेजेंट सभी लिविंग स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है उसे कलेक्टिवली आप बायोडाइवर्सिटी बोलते हो। लेकिन मैंने सिखा रखा है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि इस चैप्टर में हम प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। मैंने बोला था रीजन बताऊंगा लेटर ऑन, जैसे आएगा एनसीईआरटी में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। क्या बोल रहे हैं कि इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, हेटेरोजेनिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली द स्पीसीज लेवल बट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यस, सभी लेवल पे डाइवर्सिटी है। सेल लेवल पे प्लांट की सेल थोड़ी अलग टाइप की, एनिमल की सेल थोड़ी अलग टाइप की, फंगस की सेल थोड़ी अलग टाइप की, बैक्टीरिया की सेल थोड़ी अलग टाइप की। सेल लेवल पे भी डाइवर्सिटी है। यस, बात बिल्कुल सही है।
आप क्या बोल रहे हैं, हर लेवल पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, चाहे आप मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें जो सेल के अंदर पाए जाते हैं या बायोम के लेवल की बात करें, हर जगह आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो दिया था एडवर्ड विल्सन साहब ने। किसने दिया था बच्चे, एडवर्ड विल्सन साहब ने, जिन्होंने इस अर्थ पे प्रेजेंट सभी स्पीसीज को कलेक्टिवली बोला था कि ये सभी इस अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है जो स्पीसीज लिविंग थी। राइट बच्चे, चलिए फटाफट, अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें डाइवर्सिटी 3 लेवल पे दिखाई देती है। वैसे तो सभी लेवल पे प्रेजेंट है, बट मेन गवर्न करने के लिए 3 लेवल पे आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी यहां पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग अलग है। हमारी बॉडी के अंदर डीएनए का अमाउंट कुछ अलग है, जीन्स का नंबर कुछ अलग है, मंकी के अंदर कुछ अलग है, हॉर्स के अंदर कुछ अलग है, मैंगो के ट्री में अलग है, अमरूद के पेड़ में अलग है। समझ रहे हैं ना, सबके अंदर जो भी इस अर्थ पे प्रेजेंट है स्पीसीज, सबका अपना एक डेफिनिट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अपना एक क्रोमोसोम का अमाउंट है, नंबर है, और उसी के हिसाब से उसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं। ये बात हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी की। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, अरे एक ही स्पीसीज, मान लीजिए मछलियां, अभी हमने डिस्कस किया 28,000 से ज्यादा मछलियों की वैरायटी है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो जीन प्रेजेंट था बेसिकली ओरिजिनली वो एक जैसा रहा होगा, लेकिन ये सभी मछलियां डिफरेंट हैबिटेट में चली गई, डिफरेंट एनवायरनमेंट को फेस करने लगी, इसलिए इनके अंदर जो उनका ओरिजिनल जीन था, जो वाइल्ड जीन था, उससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया, और ये इवॉल्व होके नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। इसलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है यार, एक ही पेड़ है, ध्यान से सुनिए, एक ही पेड़ है, गन्ने का पेड़, वो नॉर्थ इंडिया में है तो उसकी इंटरनोड्स लंबी होती हैं, वो ग्रीन होता है, बड़ा होता है, शुगर कंटेंट कम होता है। लेकिन वही गन्ने का पेड़ अगर साउथ इंडिया में है तो उसके इंटरनोडल लेंथ कट जाती है, उसकी जो विड्थ, उसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, थिकनेस, और शुगर कंटेंट भी बढ़ जाता है। यानी क्या बोल रहे हैं कि इस अर्थ पे जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है वह डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर एक ही स्पीसीज की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट हो सकती है। दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। गॉट द पॉइंट। तो डाइवर्सिटी हम 3 लेवल पे मेनली डिस्कस कर रहे हैं, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे और इकोलॉजिकल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई डाइवर्सिटी की। अब जरा जीन लेवल की डाइवर्सिटी को एनसीईआरटी कैसे लिखती है वो फटाफट रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है, अ सिंगल स्पीसीज शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि एक ही स्पीसीज है। चलो मैं ह्यूमन की बात कर लूं, ह्यूमन को ले लिया। अब आप बोलते हैं कि इंडिया के ह्यूमन ऐसे हैं, वेस्ट इंडीज वाले ह्यूमन ऐसे हैं, लंबे से, काले से। आप अगर वेस्टर्न कंट्री की बात कर लो, अमेरिका की, इंग्लैंड की, रसिया की, तो वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, वहां पे ह्यूमन बिल्कुल गोरे, सफेद, आंखों का कलर अलग, इंडियन एथनिसिटी अलग, श्रीलंका वाले, डिफरेंट देशों में रहने वाले लोग डिफरेंट पर्सनालिटी वाले होते हैं। तो स्पीसीज एक ही है, लेकिन क्या दिखा रहा है वो, जीन लेवल पे डाइवर्सिटी दिखा रहा है कि वो कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहां पे रहता है उसके हिसाब से। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, ये एग्जाम्पल जरूर देख लेना। एक मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहे हैं, दैट इज राउल्फिया सर्पेंटाइना। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है, राउल्फिया वोमिटेरिया, ठीक है, इसी की प्रजाति है राउल्फिया सर्पेंटाइना या वोमिटेरिया। जनरली ये क्या होते हैं, राउल्फिया वाले प्लांट जो होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट होते हैं। तो मैं पूरा घेर देता हूं, आपसे डायरेक्टली आधा नंबर में पूछ लेगा बोर्ड में कि इसमें से कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, राउल्फिया वोमिटेरिया। इससे ये डिफरेंट जगह पे जब उगता है, जनरली हिमालय के रेंज में, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से जो आप मेडिसिन निकाल रहे हो दैट इज रेजर पाइन। क्या है, दैट इज रेजर पाइन। इस रेजर पाइन की जो पोटेंसी है और जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है। एक ही प्लांट हिमालय के ऊपर बहुत ऊंचाई पे है तो उसके अंदर से रेजर पाइन के निकलने का कंसंट्रेशन अलग, नीचे है तो अलग, बीच में है तो अलग। ये दिखा रहा है कि स्पीसीज एक ही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसके जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो चेंज हो गई है। यस और नो। इंडिया के अंदर बात करें तो ये फिर से डेटा आ गया बेटा, मैंने बोला इस चैप्टर में बहुत सारे डेटा मिलेंगे।
50,000 स्ट्रेन तो इंडिया के अंदर किसकी है? राइस की। और 1,000 से ज्यादा वैरायटी पाई जाती है मैंगो की। आम 1,000 से ज्यादा वैरायटी के है और राइस है 50,000 से भी ज्यादा वैरायटी के, सिर्फ इंडिया के अंदर। क्योंकि इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो इनका जो प्रोडक्शन है, इनकी जो वैरायटी है, वो भी क्या हो गई है? अलग अलग। ये सेम स्पीसीज डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। स्पीसीज लेवल की बात करें, स्पीसीज लेवल की, तो बोल रहे हैं कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी स्पीसीज लेवल पे बात करें तो कहीं पे स्पीसीज बहुत ज्यादा, कहीं पे स्पीसीज बहुत कम। अगर कहीं पे ऐसा कोई जगह है, ऐसा कोई प्लेस है जहां पे किसी स्पीसीज के लिए, ध्यान देना, यहां पे जो लिविंग स्पीसीजेस हैं, किसी इन्वायरमेंट में अगर लिविंग स्पीसीज के लिए फेवरेबल कंडीशन है, वहां पे कंडीशन एकदम फेवरेबल है, कांस्टेंट बनी रहती है, वैरी नहीं करती है ज्यादा, तो फेवरेबल कंडीशन में जहां पे भी ऐसा एरिया होगा वहां पे फ्लोरा भी ज्यादा बनेगी, बारिश पर्याप्त हो रही है, टेम्परेचर सफिशिएंट है, तो फ्लोरा मतलब प्लांट वेजिटेशन ज्यादा आएगा। यस और नो? क्या आएगा बेटा? प्लांट वेजिटेशन वहां पे क्या आता है? ज्यादा। और जहां पे प्लांट ज्यादा है तो प्लांट के ऊपर ही खाना खा रहे एनिमल, तो जहां पे फ्लोरा अच्छा वहां पे फाउना भी अच्छा, दैट इज एनिमल डाइवर्सिटी या एनिमल वेजिटेशन। और जहां पे प्लांट और एनिमल अच्छे, जहां पे प्लांट और एनिमल अच्छे, ऐसी जगह की बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी। यस और नो? ऐसी जगह की क्या? बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी। यानी सीधी सी बात है कि इस अर्थ पे जहां पे लिविंग स्पीसीज के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, जहां पे फ्लोरा ज्यादा होंगे, प्लांट ही ज्यादा होंगे, प्लांट के ऊपर ही फीड करते हैं एनिमल्स, इसलिए ऐसी जगहों पे एनिमल की डाइवर्सिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का। क्या बोल रहे हैं? द वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, वेस्टर्न घाट इंडिया का, ये देख लो भैया इंडिया का, अगर आपको मैप याद है तो ये हो गया हमारा क्या? ईस्टर्न, जहां पे बे ऑफ बंगाल है, जहां पे बंगाल की खाड़ी है। यस और नो? तो इसके सराउंडिंग वाला एरिया ये जो हो गया, ये हमारे ईस्टर्न घाट हो गए, राइट। यहां पे है क्या? अरेबियन सी, अरब सागर, तो अरेबियन सी के सराउंडिंग में ये वाला जो है ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, वेस्ट में। तो वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियंस है उनके रहने के लिए एनवायरमेंट फेवरेबल है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि लिविंग स्पीसीज को जहां पे फेवरेबल एनवायरमेंट मिलेगा वहां पे ज्यादा रहेंगे, तो यहां पे एनवायरमेंट फेवरेबल है, इसलिए यहां की डाइवर्सिटी भी क्या है? ज्यादा अच्छी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जाती है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में कहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, तो आपको पता है अरेबियन सी में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अरेबियन सी के अराउंड जो वेस्टर्न घाट है यहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे कंडीशन फेवरेबल होगा फ्लोरा एंड फाउना के डेवलप होने के लिए। गॉट द पॉइंट? चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इस अर्थ पे बहुत से अलग अलग इकोसिस्टम बने हैं। कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे ग्रासलैंड है, कहीं पे आपने पहाड़ी देखा, कहीं पे आपने पठार देखा, कहीं पे आपने पॉन्ड देखा, कहीं पे आपने रिवर देखा, अलग अलग इकोसिस्टम बने हैं। देखिए एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, कोरल रीफ्स भी पाए जा रहे हैं समुद्र के अंदर, वेटलैंड है, स्ट्रीज हैं, अल्पाइन मीडोज हैं, इन सब बहुत सारे इकोसिस्टम हैं जो कि एक कंट्री जैसे नॉर्वे की बात कर रहे हैं। नॉर्वे जैसे देश के कंपैरेटिवली इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां का एनवायरमेंट कांस्टेंट बना हुआ है, वहां का टेम्परेचर, वहां का रेनफॉल पूरे थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रहता है। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहीं पे बारिश, कहीं पे आंधी, कहीं पे तूफान, कहीं पे रेगिस्तान, कहीं पे मैदान, अलग अलग इकोलॉजिकल इकोसिस्टम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। जहां पे जितनी ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जहां पे जितने ज्यादा बायोम, जितने ज्यादा इकोसिस्टम, वहां पे उतने ज्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी होगी। ये छोटी छोटी सी बातें जो डाइवर्सिटी के लेवल थी वो कवर हो गई। अब वो बात कर रहे हैं
कि इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डाइवर्सिटी आई है ना, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की ये इवोल्यूशन के बाद आई है जो इस अर्थ पे दिख रही है, टू एक्यूमुलेट दिस रिच बायोडाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लूज ऑल द वेल्थ लेस देन 2 centuries। ये बोल रहे हैं कि ये आई तो कितने में है, मिलियंस ऑफ ईयर के इवोल्यूशन में, लेकिन जिस रेट से हम इस बायोडाइवर्सिटी को गंवा रहे हैं, जिस रेट से हम इस बायोडाइवर्सिटी को खो रहे हैं, ऐसा होगा कि आगे आने वाले 200 से भी कम सालों में ये बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या ये बहुत तेजी से डिक्लाइन कर जाएगी। एंड दिस इज द रीजन कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कैसे हम इस अर्थ की इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द चैप्टर हैज नेम बायोडाइवर्सिटी, जहां पे पहले आपको वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताएगा और फिर वो डिस्कस करेगा कि कैसे आप इसको कंजर्व करेंगे, कैसे आप इसको बचाएंगे। राइट बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू हो चुका है। इसको आपको बहुत अच्छे से कंसर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये बायोडाइवर्सिटी घट रही है, इससे इस अर्थ पे लिविंग स्पीसीज बचेंगी ही नहीं। और यही रीजन है कि ये कैसा इशू हो गया है, इंटरनेशनल कंसर्न। बहुत से देश मिलकर इसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत से देश इसके बारे में मिलकर सोच रहे हैं। यार कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर द आवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ दिस प्लैनेट। ये इंटरनेशनल कंसर्न हो गया है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी रिच थी और कैसे खो रहे हैं, और अगर हम इसी रेट से इस बायोडाइवर्सिटी को लूज करते रहें तो हमारा सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि स्पीसीज की डाइवर्सिटी घटी, मैंने पहले ही बताया, इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और हमें नहीं पता हमें किस स्पीसीज से डायरेक्टली क्या मिल रहा है। हमने कुछ स्पीसीज खोज लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने पूरे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को नाप लिया है, नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। हम जो जानते हैं ना वो बहुत कम है, वो बहुत कम जानते हैं हम। ठीक है बच्चे, चलो ये छोटी छोटी बातें, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो जीके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं। तो बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, ग्लोबल डाइवर्सिटी की, इस अर्थ पे कितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। आप कंफ्यूज इसलिए होते हो कि आप देखते हो पहले कि आपको मिलेगा कि यहाँ पे प्रेजेंट है 7 मिलियन, है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 मिलियन स्पीसीज, कहीं ना कहीं ये रहा, अबाउट 7 मिलियन कंसिडरिंग द स्पीसीज टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स। ये तब हो रहा है, ये रॉबर्ट मे साहब क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूं। हमारी एनसीईआरटी, जब हम शुरू से बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि हम जो जिन स्पीसीज को जानते हैं, तो देख लो, टैक्सोनॉमिकली नोन स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज जो हैं, जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, ये है 1.7 to 1.8 मिलियन, जो हमारी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में बताती है। यस और नो, कितने स्पीसीज हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन। बड़ा अच्छे से डाइवर्सिफाई भी किया इसने बोला यार इसमें से ना 1.25 मिलियन जो है वो एनिमल्स हैं। 1.25 मिलियंस क्या है बच्चे, एनिमल्स हैं, और 0.5 मिलियन के अप्रॉक्स 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट का वेजिटेशन है, ये प्लांट्स हैं। ये हम डिस्क्राइब्ड स्पीसीज की बात कर रहे हैं बच्चे। लेकिन अगर मैं बोलूं तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, एंड एस्टिमेशन, उनके एस्टिमेशन से हमें पता चलता है कि इस अर्थ की डाइवर्सिटी 20 मिलियन से ज्यादा है, मोर देन 20 मिलियन। 20 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज इस अर्थ पे प्रेजेंट है। आपके एनसीईआरटी में बात करते हैं क्या, किसकी बात करते हैं, आप बात करते हैं रॉबर्ट मे साहब की। रॉबर्ट मे साहब, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे साहब, इस अर्थ पे 7 मिलियन स्पीसीज हैं।
इस अर्थ पे कितनी 7 मिलियन स्पीसीज हैं। अभी हमने जो खोजा है ना, हमने सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन को खोजा है, जबकि इस अर्थ पे 7 मिलियन स्पीसीज हैं। इस अर्थ पे अभी भी हमने जो खोजा है वो सिर्फ 22% स्पीसीज को खोज पाए हैं हमने कितने, सिर्फ 22% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी हम अभी जानते हैं। कितना, सिर्फ 22% हमें पता है, इनके बारे में हम जानते हैं, ये नोन स्पीसीज हैं। अभी भी बेटा कितने 68 सॉरी 68 कर रहे हैं 78% मतलब मोर देन 70% स्पीसीज अभी भी नोन हैं। अभी भी क्या है, इनको हमें जानना बाकी है। दीज आर अननोन बायोडाइवर्सिटी। ये कौन बोल रहे हैं, रॉबर्ट मे साहब की। अभी आपने सिर्फ 22% को खोजा है यार। अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में जाओ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाओ, तो अभी भी मोर देन 70% स्पीसीज खोजा जाना बाकी है। तो जब भी आप बात करेंगे इस अर्थ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की, तो आपकी क्या बोल रहे हैं, IUCN के अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 का जो डेटा दिया गया है 1.5 मिलियन, मोर देन 1.5 मिलियन। ये मोर देन 1.5 मतलब 1.7 टू 1.8 की बात कर रहा है, इतने स्पीसीज प्रेजेंट है। बट रॉबर्ट मे साहब क्या कहते हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मे साहब ये बोलते हैं कि अभी सिर्फ आपने जो खोजा है, जो वो 7 मिलियन स्पीसीज अगर है, ये 1.7 खोजा है, लेकिन 1.7 1.8 स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं है, 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं। अगर ट्रॉपिक्स में खोजना शुरू करेंगे, अभी आपने सिर्फ 22% का एस्टिमेशन रखा है, 22% को रिकॉर्ड कर पाए हैं, बाकी अभी खोजे जाने बाकी है। और कितने सारे ऐसे स्पीसीज होंगे, जब तक आप उनके खोजने के कगार पे पहुंचोगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्पीसीज इस अर्थ पे कभी प्रेजेंट भी थी। ये है बायोडाइवर्सिटी अर्थ की। देखिए मोर देन 70% एनिमल्स हैं, प्लांट्स जो है जिनके अंदर हम फंगाई को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो 22% प्लांट्स और फंगाई का कलेक्शन है यहाँ पे। मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप एनिमल इज क्या है, इंसेक्ट। जैसे मैंने बोला था ना कि 1.7 पे से 1.25 मिलियन क्या है बच्चे, उनके अंदर ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब एनिमल्स हैं, सॉरी एनिमल्स हैं। उन एनिमल्स में से भी 70% तो क्या है, इंसेक्ट हैं। अगर आप नंबर काउंट करें, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट, 7 उसमें से इंसेक्ट के अंदर आते हैं। यानी इस अर्थ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर किसी चीज की है तो किसकी है, इंसेक्टा क्लास की। इंसेक्ट की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ फंगाई, फंगस का जो नंबर है इज मोर देन कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये देखो बोल रहे हैं कि फंगस, आप क्या समझते हैं फंजाई की डाइवर्सिटी कितनी हो सकती है, आपने कितने फंगस के नाम याद हैं, लेकिन देखो इस धरती पे जो फंगस की स्पीसीज है वो टोटल कंबाइन कर देंगे आप फिश को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को और मैमल्स को, तो इनके नंबर से ज्यादा फंगस की वैरायटी पाई जाती है। तो ये चैप्टर ऐसा ही है, आपको बस ऐसे पढ़ते जाना है ना, बस एक बार ओवरव्यू कर लेना है, डेटा याद है तो आप लोग कर लोगे। और यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहां पे वो डाइवर्सिटी को कंपेयर कर रहा है ग्राफिकली, जहां पे पहले टेबल में कवर किया गया है क्या, इनवर्टिब्रेट्स। क्या कवर किया गया है बच्चे, इनवर्टिब्रेट्स कवर किया गया है, जहां पे लिखा है अदर एनिमल ग्रुप्स। पहले में क्या लिख रखा है, अदर एनिमल ग्रुप्स, और फिर दिखा रहा है क्रस्टेशियन, मोलस्क, इंसेक्ट एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी पेज पे सब कुछ आ जाए, इसके लिए इसी पेज पे सब कुछ आ जाए, इसके लिए मैं ये लिख देता हूं कि जो फंजाई है, फंजाई ज्यादा है किससे, फंजाई ज्यादा है किससे, किसको किसको मिलाया था आपने, आप शायद समझ पाए क्या है ये, स्पाइसेस, मछलियां, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बस इसमें एवीज नहीं है ना, इसमें एवीज नहीं है वर्टिब्रेटा का,
इन सबके नंबर से ज्यादा तो क्या है, फंजाई। तो पहले तो ये याद कर लेना है आपको। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, तो पहले तो आपको ये याद कर लेना है भैया। ये कहानी इंपॉर्टेंट है। फिर आके झांकना है इस ग्राफ्स में। इन ग्राफ्स को देख के हमें डर लगता है, या बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि इस ग्राफ से क्वेश्चन कैसे आएगा। ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे ये ग्राफ है, मैं इस ग्राफ को आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। आप डायरेक्ट इसको कैसे याद कर सकते हो, आप ये पहला ग्राफ जहां पे इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, इसको आप याद करोगे IOCM से। IOCM से इनवर्टिब्रेट की बात कर रहा है ना। तो वैसे भी हमें पता है कि एनिमल में सबसे ज्यादा क्या है, इंसेक्ट्स हैं। ये देखो इंसेक्ट्स मैक्सिमम, अगर ये 100% इनवर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं तो इसमें से इतने तो इंसेक्ट हैं, तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा। इंसेक्ट के बाद अदर एनिमल ग्रुप्स, अदर एनिमल के बाद क्रस्टेशियन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्रस्टेशियन के बाद मोलस्क। तो ये हो गया ग्राफ 1 का पैरामीटर। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि पूछ देगा डायरेक्टली कि क्रस्टेशियन एंड मोलस्क में कौन ज्यादा या कौन कम, इंसेक्ट किससे ज्यादा किससे कम। तो ये पूरा ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। दूसरा दे रहा है यहां पे वर्टिब्रेट्स के लिए। वर्टिब्रेट्स को याद करना आसान है, वर्टिब्रेट्स को याद करना आसान है। मेरे एक दोस्त है परम भैया, है ना, परम, परम से आप आसानी से याद कर सकते हो। परम से आप आसानी से याद कर सकते हो। मैं दूसरा तरीका ही बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, बट परम अगर आप याद कर लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। यस और नो, यस और नो। कैसे, यहां आर का मतलब है रेप्टाइल, जो वहां पर दिया था PARM, यहां पे क्या है, ये रेप्टाइल है। ए से हो गया एम्फीबियंस, एम से हो गए मैमल्स, क्या क्या बचा, पाइसेस, पी से पाइसेस, है ना, जिसके अंदर फिशेज आती हैं। पाइसेस इसी के अंदर क्या आ जाती है बेटा, फिशेज आ जाती है। और ये ए है एवीज, बर्ड्स का, राइट। या आप इसको एक तरीके से और याद कर सकते हो, जो आपको तरीका अच्छा लगे वैसे याद कर लेना। मैं दोनों बता दे रहा हूं, मैं दोनों बता दे रहा हूं। एक तरीका और है जो मैंने कहीं देखा था, याद नहीं है मुझे, फास्ट बॉय राम। तो एम ये हो गया, ए ये हो गया, आर ये हो गया। फास्ट बॉय राम में अगर आप नाम का कंफ्यूजन हो तो एफ से हो जाती हैं सीधे सीधे फिशेस, और बी से हो जाता है सीधा सीधा बर्ड्स। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो इस पूरी डाइवर्सिटी को, जैसे आपको याद हो पाए याद कर लेना। ये पूरा ग्राफ इस पे एक्सप्लेन हो चुका है, ये पूरा ग्राफ कि ये मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड फिशेस, इनकी डाइवर्सिटी यहाँ पे कैसी है, कौन ज्यादा कौन कम, आप यहाँ से इस ग्राफ को रीड कर सकते हो। पूरा डेटा दे दिया है मैंने। अब यहाँ पे आ गए, इसमें इसमें तो पता ही नहीं चलता कि ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। सर एक दोनों बराबर ही दिख रहे हैं, यस और नो, बाकी तो पता चल रहा है बट ये पता नहीं चलता है। देखो नहीं पता चलता है ना, देख लो आप लोग ग्राफ एक बार। क्लियर है, चलो इसको क्लियर करते हैं। यहां पे इसमें लिख दिया मैंने नंबर 1, इन दोनों में कौन ज्यादा ये भी नहीं पता चलता। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म हो गया नंबर 1, नंबर 2 हो गया फंगस। क्या हो गया, नंबर 2 हो गया फंगस। क्लियर है, अरे हाँ ना तो बोलो यार। ये नंबर 1 नंबर 2 तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद इनमें रहती है लड़ाई, इनमें रहती है लड़ाई। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, इसको हम ऐसे याद करते हैं। ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक ध्यान से सुन लेना। इसका ट्रिक है अ मोस्ट फेमस लाइकन। यहां पे डाउट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है ना बेटा, दिस इज मोस्ट डाइवर्सिफाइड, दिस इज मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लांट स्पीसीज। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म तो सबसे ज्यादा, इसलिए पहले नंबर पे आ गए। दूसरे नंबर पे क्या आ गए, फंगस। तो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, देन फंगस, देन आपको इसमें समझ में नहीं आता तो उसका तरीका बता दिया है। ए से हो जाता है यहां पे एल्गी, क्या हो जाता है, ए से हो जाता है एल्गी, मोस से हो जाता है मॉसेस,
इसके साथ फॉन्स भी आ गया, एफ यहाँ पे मॉसेस, सॉरी मॉसेस हो गए, इसके आगे एफ से आ गया फॉन्स एंड एलीज, फॉन्स लिख देता हूं, और एल से हो गया लाइकेन, एल से क्या हो गया, नाम ही लिखा हुआ है लाइकेन। तो ये इनकी डाइवर्सिटी का ऑर्डर है यार, है ना, ये इनकी डाइवर्सिटी का ऑर्डर है, जो एक बार आप लोग देख लोगे तो याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से सवाल पूछ देगा तो बच्चे गलत कर देते हैं, और मैक्सिमम बच्चों को तो पता भी नहीं था, मुझे बहुत आराम से पता है, श्योर हूं मैं, बहुत से बच्चों को पता भी नहीं था कि यहाँ से सवाल भी बन सकता है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है यार, कि ये बताओ कि फंजाई किसके किसके कॉम्बिनेशन से ज्यादा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि वर्टिब्रेट्स का ऑर्डर बताओ, कौन ज्यादा कौन कम, तो जिससे याद हो जाए, परम से याद हो जाए या ए फास्ट बॉय राम से याद हो जाए। मैंने दो तरीके बताए हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगेगा आप कर लेना, या तो इससे या तो इससे, जैसे आपको बेहतर लगे, राइट। यहां पे क्या बताया है, अ मोस्ट फेमस लाइकन। तो ये 3-4 ट्रिक्स मैंने दे दी हैं, जिससे आपका ये वाला पेज एनसीईआरटी का, जो कि पेज नंबर 260 है, 260 पूरा पूरा कवर हो जाएगा, और एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स आपको इसी बोर्ड पे, इसी स्लाइड पे दिख जाएंगे। गॉट द पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात अभी कंटिन्यू है, इनकी कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट श्योर अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज। मैंने बोला था, मैंने पहले बोला था कि प्रोकैरियोटिक स्पीसीज को बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं, रीजन अब बता रहे हैं, बिकॉज पहला कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड नॉट सुटेबल फॉर द आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज, कि भाई आप प्रोकैरियोटिक को ना कन्वेंशनल जो तरीका अपना रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को बनाने का, उससे आप समझ नहीं सकते। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे बहुत से प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हैं जिनको आप लैब के अंदर कल्चर नहीं कर सकते, तो इनका लाइफ स्पैन कितना है, इनका बिहेवियर कितना है, ये कब तक जिंदा रह सकती हैं, आपको ये कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो इन दो रीजन से हम इस चैप्टर के बायोडाइवर्सिटी में जब बात करते हैं, तो यहां पे इस चैप्टर के बायोडाइवर्सिटी में हम प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं करते, राइट। प्रोकैरियोट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं, यहां पे आप प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये रीजन है। क्लियर बच्चे। चलिए आगे देखिए, अब कुछ और डेटा, कुछ और बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इस दुनिया की 12 ऐसी देश है जिनकी डाइवर्सिटी बहुत रिच है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, जिन्हें हम किस में रखते हैं, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, और उसमें हमारा इंडिया भी आता है। इंडिया हमारी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। और पता है आपको, इंडिया के पास जो लैंड है, लैंड एरिया इस पूरी दुनिया का 2.4% है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी इस पूरी दुनिया की 8.1% है। यह भी एक डेटाबेस क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का डेटा, अरे 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी का डेटा आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, कितना लैंड एरिया इंडिया के पास है, कितनी बायोडाइवर्सिटी इंडिया के पास है, तो आपके पास आंसर होने चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस ऑफ एनिमल्स, लगभग 45,000 प्लांट्स हैं और 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं इंडिया के अंदर। अगर आप रॉबर्ट मे साहब का एस्टिमेट अप्लाई करें, अगर रॉबर्ट मे साहब का एस्टिमेट अप्लाई करें, जो ये कहते हैं कि अभी मोर देन 70% स्पीसीज खोजे जानी बाकी है, आपने सिर्फ 22% खोजा है, तो उनके हिसाब से इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज। अभी भारत में 1 लाख प्लांट स्पीसीज और 3 लाख एनिमल स्पीसीज खोजी जानी बाकी है। ये पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है ही कुछ नहीं, इसमें यही सब चीजें हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी ना एक पैटर्न फॉलो करती है, ऐसा नहीं कि बायोडाइवर्सिटी कहीं पे अपने मन से ज्यादा है, कहीं पे अपने मन से कम है, ऐसा नहीं है। बायोडाइवर्सिटी कहीं पे ज्यादा होने का या कहीं पे कम होने का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पूरा बायोडाइवर्सिटी इस बायोस्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बेटा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहां पे भी होगी, कहां पे होगी, मान लो कोई ऐसी प्लेस है जिस प्लेस पे टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रहता है, वहां पे रेनफॉल बहुत अच्छा है, तो किसी भी जगह के किसी भी बायोम को डिसाइड करने के लिए ये दो मेन फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं वहां के बायोम को, राइट। और जैसा बायोम होगा उसी के हिसाब से वहां पे फ्लोरा आती हैं। डेजर्ट है
तो डेजर्ट वाले प्लांट आएंगे, ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड वाले प्लांट आएंगे। क्या बोल रहा हूं, जैसा बायोम वैसा फ्लोरा, और जैसा फ्लोरा उसके ऊपर रहने वाले फाउना, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे बायोडाइवर्सिटी आती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बायोडाइवर्सिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन है, तो वैसे तो बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर है, टेम्परेचर है, रेन है, सॉइल है, टेम्परेचर, रेन, लाइट है, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मेन फैक्टर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जैसे टेम्परेचर एंड रेनफॉल उसके अकॉर्डिंग बायोम, और बायोम के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी। यानी जहां पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी वहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत अच्छा होगा। टेम्परेचर ऐसा होगा जो साल भर कांस्टेंट बना रहे, और रेनफॉल बराबर आता रहेगा, तो पेड़ पौधे अच्छे उगेंगे, वेजिटेशन अच्छी होगी, फ्लोरा अच्छी होगी। जब फ्लोरा अच्छी होगी तो उन फ्लोरा, उन प्लांट्स के ऊपर खाने वाले एनिमल स्पीसीज की डाइवर्सिटी वहां पे ज्यादा होगी। ओवरऑल इन्हीं को बोल देते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी। और आप बोल देते हैं कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, रिच है। यस और नो? तो चलते हैं कि भाई कोई पैटर्न फॉलो करती हैं। यस, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी ज्यादा कहीं पे भी कम। क्या पैटर्न फॉलो कर रही हैं, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट? पहले तो ये सीख लें, पहले तो ये सीख लें कि आप अगर आप पैटर्न देख रहे हैं तो आपको लैटिट्यूड में भी डिफरेंस आएगा। कहां से मिलेगा, लैटिट्यूड के अंदर डिफरेंस। ये क्या है बच्चे, फटाफट देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी प्लेनेट अर्थ है, ये क्या है, हमारी प्लेनेट अर्थ है, और इसके बीच में इसका जो सेंट्रल पॉइंट है यहां पे कहीं पे आएगा, पता नहीं चल रहा मुझे, बहुत पास खड़ा हूं, ये बीच में आ भी नहीं रहा वैसे। ये बीच में हो गया इसकी इक्वेटर। क्या हो गया, ये इक्वेटर लाइन हो गया, जिसे आप नॉर्मली दिखाते हो 0 डिग्री। यस और नो? और इसके ऊपर यहां पे 23.5 डिग्री ऊपर एंड 23.5 डिग्री नीचे। जब आप यहां आते हो दोनों ही पोल के तरफ 23.5 और 23.5, ये वो रीजन आप मानते हो जहां पे सन से लाइट डायरेक्टली आती है। ये क्या है, ये हो गया हमारा सन, है ना, SON वाला सन नहीं यार, SUN वाला सन। ये क्या हो गया बच्चे, हमारा सन। और यहां से सन से जो सोलर रेडिएशन होती है इस रीजन में हमेशा ज्यादा आती है। मैंने बोला था टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है। ये वो जगह है जहां पे साल भर जो सोलर रेडिएशन है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। यहां पे साल भर टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट बना रहता है। लेकिन अगर मैं इसी के कंपैरिजन में बात करूं पोलर एरियाज की, ये हुआ हमारा साउथ पोल, ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल। यस और नो? और जब मैं इन पोलर एरियाज को देखता हूं और पोलर एरियाज के अंदर कंपेयर करता हूं, तो यहां पे सोलर रेडिएशन आ रही है ऐसे एंगुलर। यहां पे सोलर रेडिएशन कैसे आ रही है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो यहां पे जो लाइट की इंटेंसिटी है, यहां पे देख लो, यहां पे लाइट की इंटेंसिटी लो होती है, लो, लाइट लो, देखते रहना, लाइट लो, तो यहां पे टेम्परेचर भी साल भर क्या होता है, लो। और यहां पे रेनफॉल कैसा होता है, स्नोफॉल के फॉर्म में। तो जैसा टेम्परेचर है, जैसा रेनफॉल है, यहां पे प्लांट वेजिटेशन वैसी ही बनेगी, एनिमल वेजिटेशन वैसी ही बनेगी। ये सेम सिचुएशन साउथ पोल पे। लेकिन यहां पे क्या है कहानी, यहां पे क्या है, टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, रेनफॉल बहुत बढ़िया, रेनफॉल बहुत अच्छा साल भर। इसे आप बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन है ये, ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में साल भर, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में साल भर स्पीसीज की डाइवर्सिटी, सॉरी साल भर टेम्परेचर कांस्टेंट, रेनफॉल बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे आप इसके थोड़ा सा ऊपर आते हो, सब ट्रॉपिक एंड टेम्परेट रीजन में आते हो, है ना, इसके अंदर सब ट्रॉपिकल आ गया जो इसके थोड़ा सा ऊपर है। यहां पे क्या आ गया, सब ट्रॉपिकल। और इसी के अंदर आ गया, इसके और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएंगे टेम्परेट रीजन, टेम्परेट,
टेम्परेट, और ऊपर आपके मिल गए ये क्या, पोलर एरियाज। ये क्या है बच्चों, आपके पोलर एरियाज। तो जब आप यहां पे देखते हो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पोलर एरियाज में, तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे रेनफॉल अलग है, ट्रॉपिक में अलग है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो सब ट्रॉपिक में अलग है। तो यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, यहाँ पे बर्फ पड़ रही है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है और यहाँ से पानी कम होता जा रहा है, बर्फ बढ़ती जा रही है। यस और नो, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से। तो अलग पूरे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो कंडीशंस है वो भी क्या है, डिफरेंट। इसीलिए इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो अर्थ के ऊपर ये लैटिट्यूडनल पैटर्न दिखाया गया है। इसी के हेल्प से हम चलिए एक्सप्लेन करते हैं लैटिट्यूडनल पैटर्न 0 डिग्री टू, अच्छा ये तो मेंशन ही नहीं किया लैटिट्यूडनल पैटर्न कैसे जा रहे हैं। यहां पे तो मैंने बता दिया 0 डिग्री है, इक्वेटर पे क्या है 0, यहाँ पे 23.5, यहां पे आते आते हम 90 डिग्री के आसपास आ जाते हैं। पोलर एरियाज पे क्या है 90 डिग्री। तो जैसे ही हम 0 से एंगल बढ़ा रहे हैं 23, 40, 60, 90 पे जा रहे हैं, स्पीसीज कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे 0 to 23, फिर से 40, 60, 80, 90 स्पीसीज कम होते जा रहे हैं। यही है यहाँ पे क्या पैटर्न, द स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। मिलाना जो मैंने बोला है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल के तरफ बढ़ेंगे, इक्वेटर से पोल के तरफ बढ़ेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी घटेगी। आप इधर बढ़ेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, घटेगी। लिख दूं यहाँ पे, लिख दूं यहाँ पे कि आप अर्थ से यहां से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हैं 0 to 90, यहां जा रहे हैं या यहां जा रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या हो रहा है यहां पे, हो क्या रहा है बच्चे, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज। मैं नहीं बोला, आपकी एनसीईआरटी ने बोला। या नीचे आ रहे हैं तो भी अगर आप 0 से 90 की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हमेशा क्या होती दिख रही है आपको, डिक्रीज होते हुए दिख रही है। ये एक पैटर्न है। यस और नो। अब इस पैटर्न को देखो कैसे एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही है। वो बोल रही है कि ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल मतलब मैंने बता दिया आपको 23.5 के बीच का जो एरिया था, दिखाया था 23.5 के बीच का एरिया। यहाँ पे मोर स्पीसीज हैं देन द टेम्परेट और पोलर एरियाज, जो टेम्परेट या पोलर एरियाज है उनके कंपेरेटिवली। और उसका डेटा, फिर से डेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, डेटा तो इंपॉर्टेंट है ना बेटा। जैसे क्या बोल रहे हैं, कोलंबिया को अगर आप देखेंगे जो इक्वेटर के पास है तो इसके अंदर 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। कितने, 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। क्यों, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। देखना अभी थोड़ा सा और ऊपर उठाएगा। इंडिया जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है, जो ट्रॉपिकल के ट्रॉपिक के अंदर आता है, मतलब ये पूरा इक्वेटर के पास नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। इंडिया क्या है, थोड़ा सा ऊपर। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी 1400 से घट गई 1200 के आसपास, 1200 से थोड़े से ज्यादा बर्ड्स वैरायटी पाए जाते हैं। और थोड़ा बात करें, थोड़ा और ऊपर चलें, न्यूयॉर्क के पास 41 पे चले गए तो 41 पे 105 बर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं। और ऊपर चले गए ग्रीनलैंड में तो सिर्फ 56 स्पीसीज पाए जाते हैं। देखा आपने, जैसे जैसे आप ये एंगुलर डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप लैटिट्यूडनल डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, स्पीसीज का नंबर कम होता जाता है। जो इक्वेटर के पास है, जो ट्रॉपिकल रीजन में है, वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है रादर देन पोलर एरियाज, जो एग्जाम्पल बर्ड डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल के साथ आपके एनसीईआरटी ने क्लियर किया है। राइट बच्चे, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हमें क्या मिला, आगे बढ़ते ही हमें मिला लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ये वाली बात, ये बर्ड वाली हम डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है। यहां पे क्या लिख रहा है, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक इक्वेडर has up to 10 times many species of vascular plant as a forest of equal area in temperate region like Midwest of USA। वो बोल रहा है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसके अंदर उतने ही एरिया के जो टेम्परेट रीजन का फॉरेस्ट है, अगर हम सेम एरिया के दोनों फॉरेस्ट को कंपेयर करें तो ट्रॉपिकल एरिया का फॉरेस्ट जो इक्वेटर का दिया हुआ है, इक्वेटर में वहां पे 10 गुना ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है जो टेम्परेट रीजन के मिडवेस्ट ऑफ यूएसए में पाई जाती है। यानी टेम्परेट
सॉरी टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल कंपेयर करें तो जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाएगा, जो इक्वेटर के पास होगा, वहां पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी घट रही है। ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है। गॉट द पॉइंट? लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। क्या बोल रहे हैं? लैटिट्यूड। अब ये बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की। अब लैटिट्यूड क्या होता है यार, है ना? अभी हम बात कर रहे थे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की, वही चल रहा है लैटिट्यूडनल। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में जब हम देख रहे हैं तो हमारे इस लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में आता है साउथ अमेरिका का अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ आता है? ये साउथ अमेरिका में। और ये साउथ अमेरिका में का जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये भी आता है इसी ट्रॉपिकल रीजन में। और इसकी तो डाइवर्सिटी के आपको नंबर्स याद करने पड़ेंगे। इस अमेजन रेन फॉरेस्ट में प्लांट स्पीसीज 40,000 से ज्यादा है, फिशेस 3,000, बर्ड 1,300, 427 मैमल स्पीसीज हैं, 427 एम्फीबियंस हैं, 378 रेप्टाइल्स हैं और 1,25,000 से ज्यादा वैरायटी के क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स। आपको बिलीव नहीं होगा, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में वो कौन सी दो स्पीसीज हैं जिनकी बायोडाइवर्सिटी लगभग इक्वल है। ये देखो 427 मैमल्स और एम्फीबियंस का नंबर क्या है, बराबर है। इसलिए आपको ये पूछा जा सकता है कि आप अमेजन रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं और क्यों। तो आपके पास आंसर यही होगा कि अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के अंदर आता है, जो ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और ट्रॉपिकल रीजन में आने की वजह से यहाँ पे साल भर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और रेनफॉल बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लांट वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत डाइवर्स है। प्लांट वेजिटेशन मतलब फ्लोरा डाइवर्स है तो डेफिनेटली फोना भी डाइवर्स होगा। और इस वजह से यहाँ पे स्पीसीज का नंबर बहुत ज्यादा, जिसमें प्लांट इतने, फिशेस इतने, बर्ड्स इतने, मैमल और एम्फीबियंस इतने, रेप्टाइल्स इतने, इनवर्टिब्रेट्स इतने। ये आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा 2 मार्क्स, है ना? तो ये अच्छे से लर्न कर लेना बेटा। फिर क्या बोल रहे हैं? अब बात करिए वो लैटिट्यूड की। अभी एल्टीट्यूड चल रहा था, अब लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। लैटिट्यूड सॉरी अभी लैटिट्यूड ही चल रहा है, एल्टीट्यूड नहीं आया, सॉरी माय फॉल्ट, मुझे लगा एल्टीट्यूड आ गया। क्या रीजन है? रीजन फॉर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में क्यों बायोडाइवर्सिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा है? तो पहला रीजन, क्योंकि यहाँ पे दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। भाई यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा आती है, इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होती है। सीधी सी बात है ना यार, लाइट बहुत ज्यादा आती है, इस वजह से यहाँ पे क्या होती है बच्चे, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी होती है। लाइट ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा इसलिए यहाँ पे प्लांट्स की स्पीसीज ज्यादा। प्लांट्स क्या है? ज्यादा, मतलब फ्लोरा ज्यादा। और जब फ्लोरा ज्यादा तो हमें पता है जहां पे फ्लोरा वहां पे फाउना ज्यादा। और अपने आप ये फ्लोरा फाउना ही मिलके बायोडाइवर्सिटी बना रहे हैं, तो अपने आप बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? दूसरा रीजन, दूसरा क्या बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, दे प्रोवाइड, यहाँ की एक और मजेदार बात है, दे प्रोवाइड रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे सीजन चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि सोलर रेडिएशन साल भर इस पे डायरेक्टली पड़ रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल कांस्टेंट बना है। तो कांस्टेंट एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स हैं वो काफी सालों से कांस्टेंटली वैसे ही चलते आ रहे हैं। यहाँ पे एडाप्टेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, इसलिए वो प्लांट भी, एनवायरनमेंट स्टेबल है तो वहां की स्पीसीज डाइवर्सिटी भी क्या है, स्टेबल बनी हुई है, जिसे इवोल्यूशन को फेस नहीं करना पड़ रहा, इसलिए वो हमेशा क्या है, ज्यादा बनी हुई है। और बोल रहा है ये देखो मिल गया कि इसको इवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा मिला है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट इन्वायरमेंट की वजह से जो भी स्पीसीज हैं वो इवोल्यूशन के दौरान एक ही इन्वायरमेंट में है, तो उन्होंने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया है, एक्लिमेटाइज कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए आराम से वो कॉन्स्टेंटली वहां पे बनी हुई हैं और अपनी लाइफ में रिप्रोड्यूस करके अपने स्पीसीज की वैरायटी भी बढ़ा रही हैं। तो दीज आर द सम रीजंस। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे आप बताएंगे कि क्यों ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो वो रीजन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट आ गया पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न वो बोल रहे हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, वो स्पीसीज और एरिया के साथ भी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, चेंज होती है। कितनी अच्छी बात है ना यार। देखो
देखो कितनी अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं कि हम एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं। हम पहले बात कर रहे हैं अपने अपने गली की, फिर हम बात करें अपने मोहल्ले की, फिर हम बात करें अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की। तो गली में नंबर ऑफ स्पीसीज, पेड़ पौधे और एनिमल का नंबर कम होगा डेफिनेटली। जब आप बात करेंगे पूरे मोहल्ले में तो पेड़ पौधे और स्पीसीज दोनों बढ़ जाएंगे। जब आप बात करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट की, पूरे जिले की, तो नंबर और बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हैं, स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और इसके लिए क्रेडिट जाता है एक जर्मन नेचुरलिस्ट जियोग्राफर एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब को। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब को, इन्होंने साउथ अमेरिका में स्टडी किया ऐसा, और इन्होंने बोला कि यार क्या है कि जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे, आपके नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते जाएंगे। क्या लिखा, विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। वो बोल रहा है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम पे जब आप इस पूरे बायोस्फीयर में आ जाओगे तो स्पीसीज का नंबर कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। यस और नो। और इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया द रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज एंड स्पीसीज रिचनेस ऑफ द एरिया फॉर वाइड वैरायटी टर्न्स इनटू टाउपियर हाइपरबोला। क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे आप नंबर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एरिया बढ़ा रहे हैं, सॉरी एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आप जैसे बड़े एरिया पे जाने लगोगे ये नंबर धीरे धीरे कांस्टेंट होता चला जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, जो कैसा है, ये ग्राफ कैसा है, यहां पे लिखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी याद रखना पड़ेगा, पूछा जा चुका है कैसा ग्राफ मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। किसे मिला, ये भी पूछा जा चुका है, किसे मिला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब को मिला, राइट। अब इस ग्राफ के बारे में, ये तो इन्होंने दिखाया, किस इक्वेशन से इन्होंने इसको दिखाया है, ये इक्वेशन यहाँ है, s इक्वल टू सी ए टू पावर जेड, s इक्वल टू सी ए टू पावर जेड। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है जिसे लॉग स्केल पे ले आते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, जो इसके अंदर ये लॉग के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन याद कर लेना कि कैसे स्पीसीज एरिया को गवर्न किया, किसने किया, वॉन हम्बोल्ट साहब ने। कैसा ग्राफ मिला, लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। और इसके अलावा आपको ये याद रख लेना है कि इसमें कौन कौन सी चीज क्या है। ए का मतलब है एरिया, Z है स्लोप लाइन दिखा रहा है, और Y दिखा रहा है इंटरसेक्ट। और यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप यहाँ पे ऐसी चीजें बनाएंगे तो जो वैल्यू आएगी Z की वो 0.0 टू 0.01 टू 0.02 आता है मैक्सिमम स्पीसीज के लिए। क्या आता है बेटा, 0.01 टू 0.02 आता है, सॉरी 0.1 से 0.2 आता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी गलती, ये जनरली। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे ये ग्राफ की जेड की वैल्यू ये 0.6 टू 1.2 आता है। मतलब ये क्या है, अगर आपने स्पीसीज एरिया रिलेशन आपने देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो ये 0.1 से जो 0.2 की वैल्यू है, जो इन्होंने पूरे के लिए बोला है, पूरे अर्थ पे जो एरिया जेड दिखता है 0.1 टू 0.2, अगर मैं इसको ट्रॉपिक्स में देखूं तो ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। और ट्रॉपिक्स में इसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 हो सकती है। जैसे उन्होंने दिखाया भी है कि अगर मैंने फ्रुंगीवर्स, फ्रूट खाने वाले, फ्रूट ईटिंग बर्ड, फ्रूट ईटिंग बर्ड की बात करूं तो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के अंदर, जब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स का इन्होंने देखा, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स को कंपेयर किया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, तो इनको जो स्लोप मिला वो 1.15। और ये भी डेटा है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। गॉट द पॉइंट, मिल गया आपको, समझ में आ गई। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं कि ये क्यों, ये व्हाट डू स्टीपर स्लोप्स मीन इन दिस कांस्टेंट। यहाँ पे जो स्लोप है वो स्टीपर होते रहता है, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो क्या है। देख लो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमने रखा है एरिया, यस और नो, और यहाँ पे रख रहे हैं हम स्पीसीज। तो अगर मैंने ग्राफ बनाया एक ऐसा वाला, ये है स्लोप ग्राफ का, और एक ग्राफ बनाया ऐसा वाला, ये, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने यहां पे ग्रीन वाले में देखें, हमने इतना एरिया कवर किया,
इतना एरिया कवर किया, तो हमें जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, इतनी मिल रही है। इतना एरिया कवर किया तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी इतनी। येलो वाले को कंपेयर करो, अगर हमने इतना एरिया कवर किया, इतने एरिया में हमें स्पीसीज मिली इतनी, यानी यार मतलब समझ में आया कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हो स्पीसीज बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ ये स्लोप स्टीपर होने का मतलब क्या है कि यार ये स्लोप डिपेंड करती है कि वहां पे डाइवर्सिटी कितनी है। यहां पे अगर स्लोप स्टीपर का मतलब कि कम एरिया में ज्यादा डाइवर्सिटी, और स्लोप नॉर्मल ढलान कम होने का मतलब क्या है, लेस स्टीपर कि ज्यादा एरिया में कम डाइवर्सिटी। तो व्हाट डज स्लीपर रोज मींस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, मोर स्लीपर, मोर स्टीपर स्लोप। अगर स्लोप ज्यादा स्टीपर है तो यहां पे मोर डाइवर्सिटी, यहां पे डाइवर्सिटी क्या होगी, और ज्यादा होगी। यस और नो, यस और नो। तो ये कहानी समझ में आ गई। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एनसीईआरटी में कि स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है, समझ में आ गया। जितना ये स्टीपर होता जाएगा उतनी डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। गॉट द पॉइंट। चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, और यही हमारा मेन फंडा है कि हम ये समझें कि कैसे नुकसान हो रहा है और कैसे रोक सकते हैं। बट एक बड़ी खराब सी बात है, आपको बहुत सारे यहाँ पे डेटा फिर लर्न करने पड़ेंगे, फिर लर्न करने पड़ेंगे। देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंट स्पीसीज हैव बीन एक्सटिंक्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे स्पीसीज चले गए हैं, खत्म हो गए। IUCN की रेड लिस्ट, जहां पे रेड लिस्ट का मतलब एक बुक है IUCN के अंदर जिसे रेड डाटा बुक बोलते हैं, जहां पे ऐसे स्पीसीज का डेटा रखा जाता है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं और या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इन्होंने क्या बोला, 784 स्पीसीज, जिसमें से 87 प्लांट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 338 वर्टिब्रेट्स हैं। अब ये आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा, 784 भी, और इसके अंदर कौन कौन से कितने हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लास्ट के 500 सालों में। 500 सालों में 784 स्पीसीज गायब हो चुके हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। डोडो जो मॉरिशियस में था ये भी गायब हो चुका है, क्वागा अफ्रीका का क्वागा गायब हो चुका है, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गए, स्टीलर काऊ रसिया से गायब हो गए, और 3 स्पीसीज जो हैं वो बाली, जावा और कैस्पियन, ये टाइगर के, ये भी क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। क्यों गायब हुए, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ इस अर्थ पे एनवायरमेंट वैरी कर रहा है और एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से ये अडॉप्ट नहीं कर पाए, ये एक्लिमेटाइज नहीं कर पाए, इसकी वजह से ये इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए। गॉट द पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कुछ और डेटा लिखा हुआ है कि लास्ट के 20 साल में 27 स्पीसीज डिसअपीयर हो चुकी हैं, और क्या बोल रहे हैं कि 15,000 15,500 स्पीसीज से ज्यादा स्पीसीज ऐसे हैं जो इस कगार पे बैठे हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अगर करंट में जो तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस चलता रहा तो ये स्पीसीज क्या होने, ये खत्म होने के कगार पे बैठे हुए हैं। समझ में आया। फिर क्या बोल रहे हैं, 12% बर्ड्स, 23% मैमल, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म फेस कर रहे हैं ये थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, कि ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ये खतरे में है। यहां पे लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना, द करेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज 100 to 1000 टाइम फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम। जब ह्यूमन सिविलाइज नहीं था, जब ह्यूमन को एक एनिमल की तरह ट्रीट करते थे, जब ये सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, तब से जो अभी रेट है वो 100 से 1000 गुना बढ़ गया है, फास्टर हो चुका है जब ये ह्यूमन। अब आप सोचो, अगर आप बोल रहे हो कि ये सिविलाइज होने के बाद की रेट है, तो आप सिविलाइज कहां से हुए, पहला सवाल। और दूसरा, इसी तरीके से अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो इस धरती की आधी स्पीसीज हम अगले 100 सालों में लगभग खत्म कर चुके होंगे। तो भैया और सिविलाइज होने की जरूरत है और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कैसे करेंगे, इसके बारे में ही कंजर्वेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी का ऐसे ही लॉस होता रहा तो क्या नुकसान है, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट के प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी। यहाँ पे जो एनवायरमेंटल पर्क्यूरेशन है, जैसे सूखा, आंधी, तूफान, बारिश, इसका पूरा क्या हो जाएगा, ये
ये इसके लिए इन्वायरमेंटल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। कभी भी बारिश होगी, कभी भी आंधी आएगी, कभी भी तूफान आएगा, कभी भी बाढ़ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। और क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। ये दुनिया भर की चीजें जो है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, वाटर, पेस्ट और डिजीज की साइकिल, बीमारियों का चक्र चलने लगेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। अब ये क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन, क्यों ये हमारा हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्यों हमारी बायोडाइवर्सिटी गायब हो रही है। इसके लिए वो बोलते हैं चार चीजें, चार मेन रीजन है। इन चारों को बोलते हैं एविल क्वाड्रेंट। ये भी आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एविल क्वाड्रेंट के बारे में एक्सप्लेन करिए और 2 से 3 नंबर लेके जाइए। तो चार चीजें, क्वाड्रेंट का मतलब चार फैक्टर्स। पहला, हैबिटेट का खत्म होना या फ्रेगमेंटेशन का होना। दूसरा, स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा, एलियन स्पीसीज को कहीं पे ले आना। और चौथा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन 2 बार आ गया, मुझसे गलती हो रही है, यहाँ पे को एक्सटिंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, को एक्सटिंक्शन होना चाहिए, को एक्सटिंक्शन। फोर्थ पॉइंट इज को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। ये चार रीजन है। अब एक एक को समझ लेते हैं। हैबिटेट लॉस क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। अरे यार समझो, हैबिटेट लॉस हो रहा है, लिविंग स्पीसीज की डाइवर्सिटी जहां पे रहती थी वो जगह बची नहीं है, इसी को बोलते हैं क्या, हैबिटेट लॉस। इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जंगल जो है हम काटते जा रहे हैं, हम वेजिटेशन को गायब कर रहे हैं। मैंने बोला था जैसी फ्लोरा वैसी फाउना। आप फ्लोरा हटा रहे हो, आप वेजिटेशन हटा रहे हो, तो एनिमल स्पीसीज को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती, वो एक्सपोज हो जाती हैं, उनको उनके जो प्रीडेटर होते हैं वो खा रहे हैं, और नंबर उनका क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जरा देखो हैबिटेट लॉस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो फ्रॉम 14 to 6%, 14% से 6%, मतलब जो एरिया है हैबिटेट लॉस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वहां पे ये 14 से 6% तक क्या कर चुके हैं, आप लॉस कर रहे हैं। 1000 of hectares फॉरेस्ट बीइंग लॉस्ट विद इन आवर, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जहां पे आपका अमेजन है, 1000 of hectare रेन फॉरेस्ट वहां पे क्या होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, पता है। और आप जब तक ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं, आप जब तक ये चैप्टर खत्म करेंगे, हजारों हेक्टेयर जंगल कट चुके होंगे, और इस तरीके से हैबिटेट कट हो रहा है। और हैबिटेट गायब होगी, फ्लोरा गायब, तो फौना गायब होगी, क्योंकि फ्लोरा के ऊपर ही फौना की क्या है, डिपेंडेंसी है। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर आप बात करें अमेजन रेन फॉरेस्ट की, जिसे लंग ऑफ प्लेनेट बोलते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज लंग ऑफ प्लेनेट, इस धरती का लंग बोलते हैं, बिकॉज इस धरती के 25% से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इसको भी काट रहे हैं लोग, क्यों, सोयाबीन की खेती के लिए, और अपने जो गाय भैंसे हैं उनके चारे के लिए, खेत बनाने के लिए लोग इस जंगल को भी काट रहे हैं। और अगर सोचो जिस हिसाब से लोग काट रहे हैं, आबादी बढ़ती रही, लोग घर बनाएंगे, जंगल और काटेंगे, तो एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है ये डिस्टर्ब होगा, और इसी ऑक्सीजन के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है, तो हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो अल्टीमेटली हम जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं, उससे हम अपने लिए ही खतरा पैदा कर रहे हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, व्हेन लार्ज हैबिटेट, जब बड़े एरिया छोटे एरिया में तोड़े जाते हैं। अरे हमने बोला था एरिया बड़ा तो स्पीसीज ज्यादा, एरिया छोटा तो स्पीसीज कम। जब आपने एरिया कम करना शुरू कर दिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, तो स्पीसीज भी क्या होंगी, कम होंगी अपने आप ही यार। जैसे आपने बहुत सारे जो बड़े बड़े एरिया थे उनको फ्रेगमेंट्स में कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, इसकी वजह से हुआ क्या, कुछ ऐसे स्पीसीज थे जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनको बड़े एरिया चाहिए, है ना, और इसकी वजह से इनका जो लाइफस्टाइल है वो अफेक्ट हो गया, और इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, घट गई। राइट बच्चे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये देख लो भैया, स्टीलर्स काऊ, पैसेंजर पिजन, ये जो कबूतर जा जा जा
पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, वो वाले कबूतर जो पहले खबर भेजते थे, जिनको आपने देखा होगा पहले अब वेब सीरीज में, मूवीज में, कि उनके गले में कोई मैसेज डाल देते थे और उनको छोड़ देते थे, उनको रास्ता पता होता था और वो जाके खबर एक देश से दूसरे देश में बिना हवाई जहाज बिना डाकिए खबर पहुंच जाती थी, एक राज्य से दूसरे राज्य में खबर पहुंच जाती थी। वो पैसेंजर पिजन अब कहाँ है? वो खत्म हो गए। ये स्टीलर्स काऊ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने फायदे के लिए इनको ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया, इनको ज्यादा यूज कर लिया, तो खा पी के हमने क्या कर दिया? इनको भी खत्म कर दिया। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन से भी स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या हो रही है? घट रही है। यस और नो? एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये क्या मतलब होता है? एलियन स्पीसीज इन्वेजन, हमें पता नहीं होता, हम किसी जगह पे जाते हैं, हमें कोई प्लांट बहुत सुंदर लगा, हमें कोई एनिमल बहुत सुंदर लगा, हम क्या करते हैं? उसे वहां से लेके आके अपने हैबिटेट में, जो कि उस प्लांट का नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वहां पे रख देते हैं। वहां पे क्या कर देते हैं? रख देते हैं। और जैसे इसको रखते हैं, ये यहां पे नंबर अपना बहुत तेजी से बढ़ाने लगता है, क्योंकि ये जिस नेचुरल हैबिटेट पे था, वहां पे इसके नंबर को कंट्रोल करने के लिए इसके प्रीडेटर होते हैं, जो इनको खा पी के बराबर रखते हैं, इनका नंबर बढ़ने नहीं देते। लेकिन यहाँ पे जब आपने वहां से नेचुरल हैबिटेट से उठा के ले आए, आपने सिर्फ स्पीसीज लिया, आपने उसका प्रीडेटर नहीं लिया, और आप अपने यहाँ जैसे डालते हैं, तो प्रीडेटर ना होने की वजह से ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों के आसपास, आपके सराउंडिंग में कहीं पे अगर आपने देखा हो जलकुंभी का पौधा, जिसे वाटर हाइकिंथ बोलते हैं, ये जलकुंभी अपने सुंदर फूलों के लिए भारत में लाई गई थी। लेकिन अब हालत क्या है? आप एक गड्ढे को, आप एक पॉन्ड को, आप एक तालाब को साफ करते हो, वहां से जलकुंभी हटाते हो, और विद इन 1 मंथ वो तालाब फिर से पूरा भर जाता है। फिर आप साफ करते हो, फिर 1 महीने में पूरा भर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एलियन स्पीसीज इन्वेस्ट किया है, एलियन स्पीसीज को अपने हैबिटेट में डाला है। दिस इज कॉल्ड एज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। जो एलियन स्पीसीज है, वो वहां की जो लोकल स्पीसीज है, उनको खत्म कर देती है। कैसे खत्म कर देती है? देखो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना बेटा, ये एग्जाम्पल जरूर याद करना। कहां कहां की बात है? नाइल पर्च की बात है। ये इंट्रोड्यूस की गई कहां पे? विक्टोरिया लेक में, जो कहां पे है? ईस्ट अमेरिका में, ईस्ट अफ्रीका में। और यहाँ पे 200 से ज्यादा स्पीसीज जो चिचिल फिश की थी, वो क्या हो गई? गायब हो गई। एक मछली थी, एक बड़ी मछली, नाइल पर्च बोल रहे हैं, जो नील नदी से निकाली गई, और इस नाइल पर्च को लेके आया गया क्योंकि अच्छी थी, सुंदर थी, मछली देखने में बढ़िया लगती थी। उसको लेके आए और उसको विक्टोरिया लेक के अंदर डाल दिया। जैसे उसको विक्टोरिया लेक के अंदर डाला, हमें नहीं पता इस मछली का बिहेवियर क्या है। विक्टोरिया लेक के लिए ये क्या है? फॉरेन स्पीसीज है। इसको जैसे ही डाला, इसने चिचिल फिश की 200 से ज्यादा प्रजातियों को निपटा डाला। इसको क्या बोलते हैं? एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ऐसे ही हम जलकुंभी लेके आए, जलकुंभी लेके आए, डाल दिया पानी में। अब जलकुंभी एकदम बढ़िया हो रहा है, फूल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जलकुंभी पानी का सारा ऑक्सीजन खींच ले रही है, जिसकी वजह से उस जलकुंभी के नीचे रहने वाली मछलियां, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो मछलियां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाती हैं। और यही रीजन है कि जहां पे जलकुंभी भरी होती है, वहां पे एल्गल ब्लूम, वाटर ब्लूम क्रिएट होता है, वहां पे बहुत गंदी स्मेल आती है, क्योंकि मछलियां अंदर मर के सड़ चुकी होती हैं। और इस वजह से हमें साफ करना पड़ता है कि ऑक्सीजन जो है वो नीचे प्रेजेंट लिविंग स्पीसीज को भी मिलती रहे। वही कहानी यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी खुद लिख रही है यहाँ पे इन्वेसिव वीड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटेना, एंड ये रहा वाटर हाइकेंथ इकॉर्निया। ये हमारे नेटिव स्पीसीज के लिए है, क्या है? खतरनाक है। क्या क्या? ये नाम याद कर लेना बेटा, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम स्पीसीज, लैंटेना और वाटर हाइकेंथ इकॉर्निया, और इसी को मैंने क्या बोला है? जलकुंभी बोला है, आपको रिलेट करने के लिए। क्लियर है बच्चे? द इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश जो है, जिसे आप क्लैरियस गैरिपेनस भी बोलते हैं, ये नाम भी याद कर लेना, क्लैरियस गैरिपेनस। इसको क्या किया आपने? इसको आपने डाल दिया किसी जगह पे, फॉर एक्वाकल्चर आपने इसको डाला, और ये भी क्या है? वहां की जो कैट फिशेज होती हैं, उनके लिए क्या है? ये खतरनाक है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना एलियन स्पीसीज इन्वेजन वाले।
राइट। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया जिससे हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी, जो इंडिजिनस स्पीसीज हैं, जो लोकल स्पीसीज हैं वहीं रहने वाले, उनके लिए खतरा हो रहा है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज को एक्सटिंक्शन, साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाना। कई बार ऐसा है हमारे नेचर में कि किसी एक स्पीसीज के ऊपर ही दूसरे स्पीसीज की डिपेंडेंसी है। एक स्पीसीज किसी रीजन से खत्म हुआ, दूसरा अपने आप खत्म हो जाता है। समझ में आया? दूसरा क्या हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, को एक्सटिंक्शन। व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब एक स्पीसीज खत्म हो रहा है, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। इसके साथ जो एसोसिएटेड प्लांट है, एनिमल है, वो भी खत्म हो जा रहा है। दो स्पीसीज एक साथ खत्म हो गए, इसी को बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। जहां पे क्या बोल रहे हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ पैरासाइट व्हेन द होस्ट इज एक्सटिंक्ट। आपको मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा रखा है, आपको मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रखा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर कि जो होस्ट है उसी के ऊपर उसका पैरासाइट खाना खा रहा है। किसी रीजन से अगर होस्ट ने चेंज किया तो पैरासाइट को भी चेंज करना पड़ेगा, यस और नो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैरासाइट है जो होस्ट स्पेसिफिक है, वो अपना खाना उसी सर्टेन होस्ट से लेंगे। अगर किसी रीजन से उस होस्ट ने अपने खाने को देने से मना कर दिया, उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, चेंज कर लिया कि भाई अब तुम मुझसे खाना नहीं सकते, तो वो पैरासाइट की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। या ऐसा हो उसने चेंज नहीं किया, होस्ट किसी रीजन से खत्म हो जाए, तब भी पैरासाइट खत्म हो जाएगा। इसको एक के खत्म होने से दूसरा खत्म हो जाए, को एक्सटिंक्शन बोलते हैं, होस्ट एंड पैरासाइट वाला रिलेशन, यस और नो? और वहीं पे हमने पढ़ा था प्लांट एंड पॉलिनेटर के बीच में जो म्यूचुअलिज्म रिएक्शन है, वहां पे हमने पढ़ा था कि बम्बल बीज के अंदर जो उसके फ्लावर है, मेडिटेरियन ओडोरेटस है ना, उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके फ्लावर का जो एक पेटल था, वो पेटल फीमेल बम्बल बी के जैसे बन रहा था और वो स्यूडो कॉपुलेट करके सरवाइव कर जा रहा था। अगर ऐसा हो किसी भी तरीके से कि वो प्लांट, वो फ्लावर अपना कलर चेंज कर ले, तो उसके जो वो बम्बल भी अपना कलर चेंज कर ले, तो फ्लावर को भी अपना कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, वो अपने स्पेशल वास्प से ही पॉलिनेट होता है। तो इस कंडीशन में दोनों को साथ में को इवॉल्व करना पड़ता है। अगर एक गायब तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यस और नो बच्चे? अब आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में। बोल रहे भैया बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। कंजर्व करने के लिए हमारा जो माइंडसेट है वो 3 टाइप का है। हमारा माइंडसेट क्या है? 3 टाइप का। एक तो हम बहुत नैरो थॉट रख रहे हैं कि भाई हमें बस इसको बचाना है। एक हम ब्रॉड लेवल पे सोच रहे हैं कि इसका फायदा क्या है, और तीसरा हम सोच रहे हैं इथिकल लेवल पे, है ना। 3 तरीके के, देखो बहुत सारे रीजन है, देयर आर मेनी रीजन, सम ऑब्वियस एंड सम अदर आर नॉट ऑब्वियस। कुछ रीजन तो बहुत क्लियर है कि भाई हमें इस वजह से इसे बचाना है, कुछ रीजन ये है कि हमें पता ही नहीं, बस हमें ये है कि हमें बचाना है यार, ठीक है। बट ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, किसी भी तरीके से बचाओ, सब इंपॉर्टेंट है, बचाओ। 3 कैटेगरी में सोच रहे हैं, नैरोली, ब्रॉडली और इथिकल, कि उसका यूटिलाइजेशन क्या है। अगर आप बहुत स्मॉल लेवल पे सोच रहे हैं, जैसे क्या है, ह्यूमन डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर सच एज फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो दुनिया भर के मिल रहे हैं, मेडिसिन मिल रहे हैं। आप इसलिए प्लांट को बचा रहे हो कि प्लांट आपके काम का है। आप सेल्फिश होकर सोच रहे हो कि यार इस प्लांट से हमें मसाला मिल रहा है, इस प्लांट से हमें तेल मिल रहा है, इस प्लांट से हमें लकड़ी मिल रहा है, इस प्लांट से हमें कपड़ा मिल रहा है। आप ऐसे सेल्फिश होकर सोच रहे हो कि इस वजह से हम इसे बचाएंगे। इसे बोलते हैं क्या हम, नैरो यूटिलिटेरियन, कि आपने यूटिलिटी के बेस पे जो बहुत नैरो, आपने एक रीजन की वजह से बचाना शुरू किया, दैट इज नैरो यूटिलिटेरियन। एंड क्या बोल रहा है, देखो 25% से ज्यादा ड्रग्स जो है वो प्लांट से आते हैं, तो आप इस वजह से प्लांट बचा रहे हो। 25,000 ऐसे स्पीसीज हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, इस वजह से आप बचा रहे हो। तो आप मतलबी होके बचा रहे हो, आपका माइंडसेट नैरो है, आप सेल्फिश होके बचा रहे हो, देन दिस इज नैरो यूटिलिटेरियन, कि इसका बस आपने एक फायदा देखा और उस अपने फायदे की वजह से उसको बचा रहे हो, ना कि ये सोचिए कि प्लांट है, एनिमल, इसको बचाना चाहिए, तो आप नैरो सोच रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो ब्रॉड लेवल पे कि यार ठीक है, इकोसिस्टम में है तो ये भी कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होगा, कोई भी स्पीसीज इकोसिस्टम में अगर है तो वो इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्पीसीज इक्वल वेटेज लेते हैं, यस और नो, तो वो बायोडाइवर्सिटी में है, एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके इकोसिस्टम के, आपको कोई एक स्पेसिफिक सर्विस दे रहा है। जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट 20% इस अर्थ का टोटल एटमॉस्फेयर का वो ऑक्सीजन हमें देता है। हम ये सोच रहे हैं, यहां से बहुत सारे हमें प्लांट्स ऐसे हैं
जो मेडिसिन दे रहे हैं, स्पाइसेस दे रहे हैं, ऑयल्स दे रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं कि यार ये होना चाहिए, हमारा कोई फायदा ऐसा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ठीक है इस पूरे और दुनिया के लिए फायदेमंद है। जैसे पॉलिनेटर्स है, जो पॉलिनेशन हो रहा है बीज, बम्बल बी, बर्ड एंड बैट से, हम इसलिए सोच रहे हैं कि यार इससे पूरी दुनिया का फायदा हो रहा है और इनसे हमें सजावट के सामान मिल रहे हैं। मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट को जब आप देखते हैं, कई चीजों को गवर्न करके आप किसी प्लांट या एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। आप इसके बेसिस पे बचा रहे हो। और एथिकल इश्यूज पे, एथिकल क्या, हमारी मोरालिटी है कि यार ये हमारा जंगल है, ये हमारा जंगल है, हमारे देवी देवता, हमारे पूर्वज यहाँ पे रहते थे, इस जंगल में हम किसी को शिकार नहीं करने देंगे। हमारे जो कुल देवी है, कुल देवता है, वो यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे किसी को जानवर की हत्या नहीं करने देंगे। अगर आप इस हिसाब से सोच रहे हो तो आप एथिकल सोच रहे हो। यहाँ पे सबकी क्या है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू है कि भाई ये हमारा धार्मिक स्थल है, हमारे पूजा पाठ का जगह है, यहाँ पे जो भी स्पीसीज है उसका जीवन इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे स्पीसीज की हत्या नहीं होने देंगे। वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर ऑफ देयर वेल बीइंग। और यहाँ पे जो कुछ भी है ये भगवान की जगह है, ये हमारे पूर्वजों की जगह है, तो उन्होंने इसको संभाला है तो हम भी संभालेंगे। या आप ऐसे एथिकल थॉट से सोच के चल रहे हो। जैसे आपने देखा है चंद्रा एंड बस्तर मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां, यहाँ पे लोगों ने करने नहीं दिया। विश्नोई समाज के बारे में सुना होगा आपने, विश्नोई अवार्ड भी दिया जाता है। उन्होंने पेड़ों को काटने से मना कर दिया अपने राजा को, पेड़ों के गले लग गए और उस समाज की औरतों का गला काट दिया गया। पेड़ काटने, उन्होंने पेड़ काटने से मना किया, उन्होंने बोला नहीं ये हमारा जंगल है, ये हमारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ हमारे पूर्वज, हमारे देवी कुल देवता निवास करते हैं, हम नहीं काटने देंगे। बिश्नोई समाज के लोगों के गले काट दिए गए। ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी। चंद्रा बस्तर हो गया, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियां हो गई, वहां पे ये सब कहानियां चलती हैं। तो जब एथिकल अप्रोच से आप बचा रहे हैं तो इसे बोलते हैं एथिकल आर्ग्यूमेंट। राइट बच्चे, अब बोल रहे हैं कि बचाना कैसे है, अब हम जा रहे हैं बचाने। दो तरीके से बचा सकते हैं, दो तरीके से। आप अगर कंजर्व करना चाहते हैं, दो मेथड है आपके पास। एक तो आप क्या करिए, इन सीटू, उसी साइट पे जहां पे ये एनिमल प्लांट रहते हैं वहीं पे बचा लीजिए, वहीं पे प्रोटेक्ट कर लीजिए। दूसरा क्या है, वहां से अलग किसी दूसरे जगह पे। देखो कुछ स्पीसीज ऐसे, जब हम बचाने गए, जब हम प्रोटेक्ट करने गए, तो हमें समझ में आया कि कुछ स्पीसीज तो ऐसे हैं जो अपनी जगह पे ही उनको हम बचा सकते हैं, वो जहां पे है वहीं पे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसे थे, हमें समझ में आया कि यार इनको ना इनके नेटिव प्लेस पे नहीं बचा सकते, हम इनको बचाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनका शिकार कर लेंगे, जो इन पेड़ को काट के लेके चले जाएंगे, तो इसको यहां प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने प्रोटेक्शन के दो तरीके बनाए। जो अपने नेटिव प्लेस पे प्रोटेक्ट हो सकते थे उनके कंजर्वेशन को आपने बोल दिया ऑन साइट या इन सीटू कंजर्वेशन। जो अपने नेटिव प्लेस पे कंजर्व नहीं हो सकते थे, हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी कि उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं और प्रोटेक्ट करना पड़ा, उसे बोलते हैं हम लोग एक्स सीटू ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो दो तरीके के कंजर्वेशन है, एक है इन सीटू, एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, जहां पे आप हमेशा इन द ऑन साइट कंजर्व करते हो, जहां पे वो स्पीसीज है वहीं पे प्रोटेक्ट करते हो, तो उसे बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। जहां पे आप होल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को हर लेवल पे बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दो मेथड यूज किए गए यहाँ पे, क्या, हॉटस्पॉट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। क्या बनाया गया हमने इससे, हॉटस्पॉट बनाए एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। कि यार एक काम करते हैं, इस पूरे जंगल में इस स्पेसिफिक जगह पे, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है और हम जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो भी इसी जगह पे रहता है, तो उसे हमने हॉटस्पॉट बना दिया कि ये स्पीसीज डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं काटेगा, यहाँ पे कभी कोई शिकार नहीं करेगा, अगर कोई करता है तो उसे अपराध माना जाएगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, ऑन साइट हॉटस्पॉट बना दिए या प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए और उनको उनकी जगह पे ही बचा लिया। दिस इज इन सीटू। हॉटस्पॉट के बारे में, हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट के बारे में थोड़ी डिटेलिंग कर लें और ये इंपॉर्टेंट है। वो जगह किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जहां पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा, इसे बोलते हैं एंडेमिज्म। और यहाँ पे एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और एरिया
कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, जहाँ पे स्पीसीज बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा स्पीसीज रहती है, एंडेमिज्म बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे बहुत तेजी से हैबिटेट लॉस हो रहा था। हमने बोला नहीं भाई, ये अब से यहाँ पे हैबिटेट को लॉस नहीं करेंगे, इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेंगे इसी जगह पे। दैट इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट, दैट इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। और लिखा है हॉटस्पॉट आप 4 चीजों से डिटरमाइन करते हो। क्या? वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, डाइवर्सिटी कितनी है, वहां पे कितनी हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, कि मतलब ये स्पीसीज जो अभी यहाँ है ये यहीं बनी रहेंगी, और वहां पे थ्रेट कितना है, कितना आप डिग्रेड कर रहे हो, और वहां पे एक्सप्लॉयटेशन कितना है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल कर सकते हो, आप हैबिटेट लॉस को कंट्रोल कर सकते हो, सभी स्पीसीज को वहीं पे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो आप उस जगह को एक हॉटस्पॉट घोषित कर देते हो और उसी जगह पे ऑन साइट प्रोटेक्शन आप कर लेते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? क्लियर हुआ? हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट आर द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटेन्ड रिजर्वायर ऑफ द प्लांट लाइफ इन अर्थ। हॉटस्पॉट वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा थ्रेटेड स्पीसीज प्रोटेक्ट किए गए, प्लांट और एनिमल की। यहाँ पे टोटल दुनिया में 34 हॉटस्पॉट है, जिसमें से इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है। एक तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला एरिया, इंडो बर्मा और हिमालय वाला एरिया। क्या किया आपने? वेस्टर्न घाट में 3 एरिया, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वो वेस्टर्न घाट और श्रीलंका एक साथ कलेक्ट किया, इंडो बर्मा एक, और हिमालयन रीजन जो है वो यहाँ पे इंडिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी को कवर कर रही है, इसे आपने हॉटस्पॉट बना दिया। हॉटस्पॉट क्यों इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप इस पॉइंट से समझ जाएंगे। हॉटस्पॉट का फायदा क्या है, कैसे हमने प्रोटेक्ट किया, जरा देखिए। ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी, इस पूरे अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर देन लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। सिर्फ 2% से भी कम एरिया है हॉटस्पॉट का। इस पूरे धरती पे जो भी लैंड स्पेस है उसका 2% से भी कम एरिया है हॉटस्पॉट का। लेकिन उस एरिया में जो अपने स्पीसीज बनाए हैं, वो स्पीसीज की जो प्रोडक्टिविटी है, जो इसकी वजह से हॉटस्पॉट बनाने की उनकी जो रेट हुई है, वो 30% से भी कम हुई। मतलब जो लॉस हो रहा था, जो एक्सटिंक्शन हो रहा था, वो 30% घट गई अगर आपने इन 2% लैंड एरिया, जो 2% से भी कम है, इसको प्रोटेक्ट कर लिया तो। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? इसलिए हॉटस्पॉट क्यों है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क, अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग? नेशनल पार्क, जहां पे आप घूमने जाते हो, यहां पे क्या हो रहा है, नेशनल पार्क का लार्ज एरिया मेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। किसी जगह की पार्क बना दिया उसे, किसी जगह की जो भी फ्लोरा है और उसकी फाउना है, उसकी फ्लोरा और फाउना को क्या कर दिया आपने, उसकी फ्लोरा एंड फाउना को आपने मेंटेन कर लिया फॉर साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल यूज के लिए। दे आर नॉट यूजुअली फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। यहां से आप कोई कमर्शियल पर्पज नहीं ले रहे, बस आप इनको क्या कर रहे हो, उनके जगह पे ही प्रोटेक्ट कर दे रहे हो। तो जब आपने फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट किया, आपने इसको बोल दिया कि हमने इसको क्या बना दिया बेटा, नेशनल पार्क बना दिया। इंडिया में 90 नेशनल पार्क हैं। ये डेटा याद रखना, इंडिया में कौन सी चीज कितनी है, राइट। दूसरा क्या बोल रहे हैं, सेंचुरीज। सेंचुरीज क्या है, सेंचुरीज आर द ट्रैक्ट ऑफ लैंड विदाउट लेक वेयर वाइल्ड एनिमल फाउना कैन बी रिफ्यूज विदाउट बीइंग हंटेड। सेंचुरीज वो जगह है जहां पे पानी का सोर्स है, वहां पे कोई नदी है, तालाब है, और वहां पे बहुत सारे स्पीसीज एक जगह रह रहे हैं। हम वहां पे स्पीसीज को रहने देते हैं, वहां पे हंटिंग नहीं करते, वहां पे शिकार नहीं करते, और पानी होने की वजह से वहां पे बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं, जिसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हो, जो आप घूमने भी जाते हो। इंडिया के अंदर टोटल 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है, राइट बेटा। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व इसका क्या मतलब है, आपने जो इस पूरे वहां पे उस इकोसिस्टम में जितने भी स्पीसीज हैं, उन सबको आप क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस स्पीसीज में, उस इकोसिस्टम में, उस बायोम के आसपास जितने भी स्पीसीज हैं, आप सबको प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो आपने बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, जैसे इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व बना के। ये सब टेक्निक्स हैं कि आप कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हो। भाई वहां पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है, सबको आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। बायोडाइस्फीयर, या आपने 14 बायोडाइवर्सिटी स्फीयर्स बना दिए। और ये आ गया क्या, सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स मैंने पहले भी बताया है, सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, यहाँ पे आप उसका अपने हिसाब से कि भाई ये हमारे पवित्र जंगल है, हम इनके साथ कुछ नहीं करेंगे, नदी है, हम यहाँ पे मछली नहीं मारेंगे, ये सब चीजें आपने कर दिया। तो जंगल के अंदर ऐसे बहुत से पैचेज हैं जिनको आप पूजा पाठ करते हैं,
आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज जो वहां पे रहती हैं वो खुद ही उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप सेक्रेट ग्रुप्स डिसाइड कर दीजिए और वहां के लोकल लोगों को उसका प्रोटेक्शन दे दीजिए कि भाई आप यहाँ से रिसोर्सेज लीजिए, फल फूल लीजिए, बट शिकार मत करिए और इसका देखभाल भी करिए, ये आपका है। तो वो हाई स्टीम के साथ वो लोग जो एंडेमिक स्पीसीज हैं, वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ के एंडेमिक स्पीसीज को। जैसे एग्जाम्पल है सेक्रेट ग्रुप ऑफ खासी एंड जयंतिया हिमालय मेघालय में, अरावली पर्वत राजस्थान का, अभी मैंने डिस्कस भी किया था, वेस्टर्न घाट का कर्नाटका और महाराष्ट्र में, सरगुजा चंद्रा बस्तर जो है ये मध्य प्रदेश में। ये सब क्या है, दीज आर द सेक्रेट ग्रुप्स जिनको वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट कर रही हैं अपने एथिकल इश्यूज की वजह से। उनकी आस्था, अपने ट्रेडिशन और अपने कुल देवी देवता और पूर्वजों के चक्कर में वो खुद इनको बचा रही हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन, अगर आप किसी चीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी दूसरे साइट पे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ द थ्रेटेन्ड प्लांट एंड एनिमल आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर कहीं प्रोटेक्ट करे तो क्या बोलते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये क्यों आया, क्योंकि हमें ये समझ में आया कि यार उनका जो नेचुरल हैबिटेट है ना, अगर वहां रखेंगे तो कोई ना कोई इसको हंट कर लेगा, कोई ना कोई इसका शिकार कर लेगा, या ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, उनको वहां से निकाल के किसी दूसरे जगह पे अच्छे से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रख दिया। इसे बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। जैसे जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व दिस पर्पस। ये यहाँ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स बेटा आप प्लीज देख लेना कि कौन कौन से आते हैं। एंड देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो अब तक एक्सटिंक्ट हो चुके होते अगर हम उन्हें इस तरीके से एक्स सिटू के माध्यम से कंजर्व नहीं करते। लेकिन हमने एक्स सिटू कंजर्वेशन करके उनको अभी भी प्रोटेक्ट करके रखा है। जो चिड़ियाघर के अंदर हम लोग घूमने जाते हैं, संडे को टिकट लेके देखने जाते हैं, वो अगर जंगल में होते तो या तो उनका शिकार हो चुका होता या वो एक्सटिंक्ट हो चुके होते, लेकिन वो चिड़ियाघर में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हैं तो वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। राइट बच्चे, एक और मेथड है एक्स सिटू कंजर्वेशन में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि अगर कोई स्पीसीज ऐसी है ना जिसको खतरा है कि वो खत्म होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, उसका स्पर्म लेके रख लेते हैं। उसका स्पर्म हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। इससे क्या होगा कि चलो मान लो कि ये खतरे में है, अगर इसकी एक भी फीमेल हुई तो उस फीमेल के साथ इसको फर्टिलाइज करा के इसके स्पर्म को आर्टिफिशियली इसके बेबीज प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये भी एक एक्स सिटू मेथड में आजकल जुड़ गया है। क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन। डिफरेंट स्पीसीज के सीड भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं कॉमर्शियली लंबे पीरियड तक, जैसे सीड बैंक में रख के, वैसे ही स्पर्म बैंक के अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से हमने थ्रेटेंड स्पीसीज के, जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो खतरे में हैं, उन स्पीसीज का स्पर्म भी रख लिया है और उसे हम फ्यूचर में यूज कर लेंगे इन विट्रो। राइट, ये था आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। अब क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात हो रही है। दो इंटरनेशनल एफर्ट्स है आपके एनसीईआरटी में। एक है अर्थ समिट, जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ। ईयर और प्लेस इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट कब हुआ, 1992 में। कहां पे, रियो डी जेनेरियो में। क्यों किया गया, कॉल्ड अप अपॉन ऑल नेशन टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पूरे देशों ने मिलके ये फैसला लिया कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उससे जितना फायदा ले सकते हैं लेंगे, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। राइट, और ये 1992 के बाद 10 साल बाद फिर से इसका फॉलो अप लिया गया कि कौन से देश ने क्या किया या क्या कदम उठाया। वर्ल्ड समिट में 2002 में जोहानसबर्ग में, मैंने बोला ईयर और प्लेस याद रखना है, जोहानसबर्ग में 2002 में यहाँ पे ये किया गया। और 2010 तक 190 कंट्रीज ने कसम खाई कि 2010 तक हम अपना ये टारगेट कि इस रेट तक हम बायोडाइवर्सिटी को डिक्रीज कर देंगे। 190 देशों ने एक साथ मिलकर ये शपथ ली कि हम अपने लेवल पे जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है या रीजनल डाइवर्सिटी है, लोकल डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी के लॉस को हम क्या करेंगे, रोकेंगे अपने लेवल पे। देखो, अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द current rate of biodiversity loss
किसी भी लेवल पे है, अगर आप लोकल लेवल पे तैयार हो गए, हर आदमी अपने लेवल पे बचाने लगा, तो अपने आप इस पूरे अर्थ के लेवल पे, ये रीजनल लेवल पे आपने काम करना शुरू किया, आप अपने घर के लेवल पे काम करें, रीजनल लेवल पे काम करें, तो पूरी दुनिया की बायोस्फीयर सब लोग अगर जग गए तो अपने आप प्रोटेक्ट होने लगेगी। इस तरीके से ये इंटरनेशनल एफर्ट्स भी लगाए गए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के। जैसा मैंने बोला कि ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा ही है, फैक्चुअल है, आपको फैक्ट्स पढ़ते जाना है, इसमें कोई समझना सीखने वाली बात नहीं है, आपको बस रीड आउट कर लेना है। अगर आपको वो डायरेक्टली आता है तो आप आंसर कर दोगे, नहीं आता है तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई सोचना नहीं होगा। फैक्ट्स हैं, डेटाज हैं जो आपको याद करने हैं। ये चैप्टर ऐसा ही है, छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है। वैरायटी अब क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे एविल क्वाड्रेट जो मुझे एक लगता है वो एक ऐसा है जिससे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 2 या 3 मार्क्स की बात हो सकती है। बाकी सब चीजें ऐसी हैं जो छोटे छोटे सवाल आपको देंगी, इसलिए आप इनको अच्छे से करें। और इसी के साथ हमारे टर्म 2 की बायोलॉजी कंप्लीट होती है। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि अगर आप लोगों ने इस चैनल के सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के थॉरोली एक बार पढ़ लिया, एनसीईआरटी रीड कर लिया, जो चैनल पे नोट्स दिए गए हैं अगर आपने उनको पढ़ लिया और ये पढ़ के आप एग्जाम में बैठोगे, तो बच्चों आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि यार ये पेपर मेरे लिए ही था, और वो पेपर आपको, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मजाक लगने वाला है। इसलिए अच्छे से चैनल को फॉलो करना। आपको कोई भी डाउट आएगा किसी चैप्टर में तो मैं आपको चैनल पे ही कमेंट में रिप्लाई करूंगा, बट डाउट रखना मत। एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। ये चैनल, ये हमारी ये प्लेलिस्ट भले आज खत्म हो रही है, ये चैनल आपके साथ है, एग्जाम तक अपनी कक्षा आपके साथ है। आपके सभी डाउट्स को मैं दूर करूंगा और हम लोग मिलके एकदम पक्का प्रॉमिस करते हैं अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कोई भी डाउट होगा मैं पक्का बताऊंगा बेटा। और अगर हम सब लोग मिलके ये पूरी चीजें पढ़ गए, पूरे डाउट्स क्लियर कर लिए, एक बार थॉरोली चैनल को फॉलो कर लिया, लेक्चर को फॉलो कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो मैं श्योर हूं कि अब तू फोड़ेगा। यस और नो? अब तू फोड़ेगा और फोड़ के आना। मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।